ड्रामा की शुरुआत ना जांग से होती है जो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। उसका बेटा कहता है, माम उठो, हमें खेलना है। वो कहती, नहीं बेटा, मैं थक गई। वो हर मुमकिन कोशिश करती है अपने बच्चों को खुश करने की, लेकिन हमेशा फेल हो जाती है। अगले सीन में वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके चैनल पर 50 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। वो घर आकर कपड़े चेंज करती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसके दोस्तों ने ट्रिप प्लान की होती है। नाजोंग जेन्युइनली एक्साइटेड है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसे याद आता है कि वो सिर्फ माँ ही नहीं है। और घर से निकलने से ठीक पहले वो फिसल जाती है और सीधा बच्चों की क्रेयॉन के ढेर पर गिरती है। उसकी खूबसूरत ड्रेस अब एक बड़े चमकीले रंगीन स्टेन के साथ बर्बाद हो चुकी है। टाइम नहीं है बदलने का। वो चुपचाप साई करती है और एक नॉर्मल टी शर्ट पहन लेती है। हस्बैंड नो वनजिन अभी काम पर है, इसलिए बच्चों को भी उसी को साथ ले जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट तक का सफर एक कॉमेडी बन जाता है। कभी कोई रोने लगता है, कभी कोई चीज तोड़ने की कोशिश करता है। नेजोंग हर पल फायर फाइटिंग मोड में है। मॉल पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह थक चुकी है। इलरी और जुयंग ये सीन देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। नाजोंग कभी कार से टॉयज लेने भागती है, कभी रेस्टोरेंट में वापस आकर रोते बच्चे को संभालती है। काफी मशक्कत के बाद उसे 2 मिनट मिलते हैं, सिर्फ 2 मिनट अपने लिए। वो खाना ऐसे खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो, क्योंकि उसे पता है जैसे ही बच्चे दोबारा हंगामा करेंगे ये मौका खत्म। ली इलरी उसके मेसी बालों और मिसमैच्ड शूज को देखती है और सिर हिलाती है। उसकी नजर में साफ दिख रहा है कि नेजोंग की मैरिड लाइफ कितनी डल हो गई है। इलरी उसे बर्थडे गिफ्ट देती है, एक लिंजरी सेट, और सीधा बोल देती है, खुद का ख्याल रखना छोड़ दोगी तो रोमांस भी मर जाएगा। ओवरसाइज्ड कपड़े सब कुछ खत्म कर देते हैं। अभी ये बात पूरी भी नहीं होती कि बच्चे प्ले एरिया से भागते हुए वापस आ जाते हैं। नाजोंग तुरंत उठती है, हाथ पहुंचती है और बच्चों को खिलाने लगती है। गर्ल्स नाइट आउट अब एक मूविंग डे केयर बन चुका है। अब कुजुयंग और नहीं रोक पाती। वो ब्लंटली कह देती है कि नाजोंग अपनी जिंदगी इन छोटी छोटी फैमिली चीजों में बर्बाद कर रही है। उसे वापस काम पर जाना चाहिए। ये बात नाजोंग के दिल में चुभ जाती है। उसे लगता है जुयंग उसे नीचा दिखा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर संभाल रही है। अपनी डिग्निटी बचाने के लिए नाजोंग झूठ बोल देती है। वो कहती है कि बच्चों की देखभाल ही अभी उसकी सबसे बड़ी खुशी है और किसी को उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं। टॉपिक बदलने के लिए वो जुयंग की बेबी प्लानिंग की बात छेड़ देती है, लेकिन बात उलटी पड़ जाती है। नाजोंग कह देती है कि जुयंग अब 40 पार कर चुकी है। इस उम्र में बच्चा पैदा करना उसके शरीर के लिए बहुत मुश्किल होगा। जुयंग तुरंत ऑफेंड हो जाती है। एक पल पहले नेजोंग मदरहुड की तारीफ कर रही थी और अगले ही पल जुयंग को बच्चा न करने की सलाह दे रही है। टेबल पर टेंशन भारी हो जाती है। उसी वक्त छोटा बेटा रोने लगता है। नाजोंग उठती है और उसे देखने जाती है और वहीं उसकी टक्कर उसके पुराने बॉस और कुछ एक्स कॉलीग्स से हो जाती है। कॉलीग्स बताते हैं कि उसके बेटे ने किसी को गलत तरीके से छू लिया था। नाजोंग बार बार माफी मांगती है। मोमेंट जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट जाता है। 6 साल बाद ये उसका पहला बर्थडे आउटिंग था और वो भी ऐसे खत्म हुआ। बच्चों को घसीटते हुए बाहर ले जाना पड़ा। दोस्तों से माफी मांगकर नाजोंग चुपचाप उस दुनिया से बाहर निकल जाती है जो अब उसे अपनी नहीं लगती। मॉल में चलते चलते उसकी नजर एक जायंट स्क्रीन पर पड़ती है। टॉप शॉपिंग होस्ट्स का एड चल रहा है और बीचों बीच वही है जो नाजोंग अपने ग्लोरी डेज में। बच्चे पूछते हैं, मॉम ये आप हो? नाजोंग बिना रुके बोल देती है, नहीं। लेकिन तभी वही कोलेगी दौड़ता हुआ आता है और नाजोंग से मदद मांगता है। पता चलता है कि आज के टीवी इंटरव्यू का जो गेस्ट था उसने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया है। प्रोडक्शन टीम घबरा जाती है। तबनी नाजेओंग की पुरानी कोलेग उसे पहचान लेती है और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि जो नाजेओंग ही इस स्लॉट को फील कर दे। कोइंसिडेंस देखिए। आज के शो का टॉपिक है करियर गैप झेल चुकी महिलाएं। पहले तो नाजोंग साफ मना कर देती है, लेकिन पुरानी कॉलीग बार बार रिक्वेस्ट करती है, उसका कॉन्फिडेंस जगाती है और आखिरकार नाजोंग रिलक्टेंटली मान जाती है। लाइव ब्रॉडकास्ट में नाजोंग वही स्क्रिप्टेड वर्जन सुनाती है जो राइटर्स ने तैयार किया है। वो कामली बताती है कि कैसे वो कभी होम शॉपिंग चैनल की टॉप होस्ट हुआ करती थी और कैसे उसने 6 साल पहले बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ दिया। लेकिन कैमरा के सामने बोलते बोलते उसके अंदर का सच उभर आता है। उसके शब्द स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन फीलिंग्स रियल है। वो मानती है कि बाहर से भले लगे कि वो एक परफेक्ट मॉम है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाइल्ड केयर और हाउसवर्क के एंडलेस साइकिल से घुट रही है। वो फिर से काम करना चाहती है। वो फिर से अपनी आइडेंटिटी पाना चाहती है। नाजेओंग की 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। जुयंग की सबसे बड़ी चिंता है बच्चा। रेस्तरां वाली रात उसने ली इलरी से दिल खोलकर बात की थी। उसकी माँ रोज प्रेशर डालती है कि अब बच्चा कर लो। मदर इन लॉ ताने मारती रहती है कि उम्र निकल रही है। सबसे पेनफुल बात, उसका हस्बैंड ओ सांगमिन बिल्कुल इंडिफरेंट है, जैसे ये प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं। जुयंग खुद भी कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि वो सच में माँ बनना चाहती है या नहीं, लेकिन उसे बायोलॉजिकल क्लॉक की टिक टिक बहुत साफ सुनाई दे रही है। 40s
30s में है और डर है कि अगर अभी नहीं किया तो बाद में रिग्रेट करेगी। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ फ्रिज भर चुकी है फर्टिलिटी बढ़ाने वाली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से। उस रात जूयंग पूरी कोशिश करती है, सेक्सी नेगलेज पहनती है, परफ्यूम लगाती है, लेकिन सांगमिन जानबूझकर देर से घर आता है ताकि इंटीमेसी अवॉइड कर सके। जब जूयंग उसके बैग में झांकती है तो शॉक हो जाती है। एक फीमेल एनिमे फिगर, उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से ज्यादा प्लास्टिक डॉल में इंटरेस्ट ले रहा है। जब वो अपसेट होती है, सांगमिन मैकेनिकल तरीके से क्लोथ्स उतारता है जैसे ड्यूटी निभा रहा हो, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। गुस्से में जूयंग अपना स्टॉकिंग उसके मुंह पर फेंक देती है। आरआई बाहर से सक्सेसफुल फैशन मैगजीन की डेप्यूटी एडिटर इन चीफ है, स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, लेकिन प्राइवेट लाइफ में वो भी इनसिक्योर है। वो एक यंगर मेल मॉडल को डेट कर रही है, यम जोंगडो। लुक्स परफेक्ट है, बॉडी परफेक्ट है, लेकिन जब भी इलरी रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहती है वो पीछे हट जाता है। इलरी को शक होने लगता है, कहीं वो सिर्फ उसके पैसे, स्टेटस और कनेक्शंस के लिए तो नहीं है। नजोंग की प्रॉब्लम्स भी उसके हस्बैंड से जुड़ी हैं। बर्थडे के दिन नो वोंजिन घर पूरी तरह ड्रंक होकर आता है। नजोंग फाइनली कंप्लेन करती है, उसे बस एक रिलैक्स्ड बर्थडे चाहिए था और ये भी कि हस्बैंड थोड़ी देर पहले आ जाए, बच्चों में हेल्प कर दे। लेकिन उसकी सिंपल रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं हुई। वोंजिन स्मग स्माइल के साथ गिफ्ट देता है, एक नया एप्रन। नजोंग जबरदस्ती मुस्कुराती है। उसका क्लूलेस हस्बैंड एप्रन उसे पहनाकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यही नजोंग टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पहली बार साफ साफ बोल देती है वो अनहैप्पी है। वो सिर्फ डिशेस धोने वाली हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती, वो काम करना चाहती है। उसने अब तक कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं सेल्फिश ना लगे। रात को बच्चों को सुलाने के बाद नजोंग लिविंग रूम में बैठकर शॉपिंग चैनल देखती है। स्क्रीन पर उसकी फॉर्मर कॉलीग एनर्जेटिक तरीके से प्रोडक्ट्स बेच रही है। नजोंग को अपना पुराना वर्जन याद आता है, कॉन्फिडेंट, ग्लोइंग, कैमरा के सामने चमकती हुई। और अब वो खुद को लोनली महसूस करती है, एजिंग साइलेंटली, नेवर एंडिंग हाउसवर्क के ढेर में दबकर। रात में तीनों फ्रेंड्स ग्रुप चैट पर बात करती हैं, डिसएग्रीमेंट्स के लिए सॉरी बोलती है। इलरी पीस मेकर बनती है। वो और जूयंग दोनों एग्री करती हैं कि नजोंग टैलेंटेड है और उसे वापस काम करना चाहिए। इलरी एक लाइन कहती है जो नजोंग के दिल में बैठ जाती है, रिजेंटमेंट के साथ जीने से बेहतर है थोड़ी गिल्ट के साथ जीना। ये बात नजोंग के रिजॉल्व को और मजबूत कर देती है। अगले दिन नजोंग अपने हस्बैंड को साफ बता देती है वो फिर से शॉपिंग होस्ट बनना चाहती है। वोंजिन तुरंत ठंडा पानी डाल देता है, कहता है वो वर्क और फैमिली बैलेंस नहीं कर पाएगी। बार बार उसकी एज का जिक्र करता है। 40 की उम्र में औरत को लाइफ मुश्किल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार नजोंग पीछे नहीं हटती। वो नया घर ढूंढना भी शुरू कर देती है, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। और सरप्राइजिंगली उसे एक घर पसंद आ जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, उस घर का लैंडलॉर्ड उसका मिडिल स्कूल क्लासमेट निकलता है, वही क्लासमेट जिससे उसकी स्कूल डेज में हमेशा लड़ाई रहती थी। नाजेओंग का पुराना क्लासमेट सेओमी सुक अब काफी सफल हो चुकी थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि माई सुक भी अब शॉपिंग होस्ट थी, बिल्कुल उसी दुनिया में जहाँ कभी जो नजोंग चमकती थी। जब मिसुक को पता चलता है कि नजोंग फिर से काम ढूंढ रही है तो वो बड़े उत्साह से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देती है। लेकिन अपनी हालत दिखाने से बचने के लिए एनेजोंग झूठ बोल देती है कि उसे पहले ही अपनी पसंद की नौकरी मिल चुकी है। काम की तलाश में एनेजोंग मिसुक का घर किराए पर ले लेती है। घर सेटल होते ही वो नौकरी ढूंढना शुरू करती है, लेकिन हकीकत बहुत बेरहम निकलती है। जिस भी कंपनी में वो जाती है हर जगह एक ही जवाब मिलता है, हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। कुछ जगह तो सीधे मना कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जब नजोंग कहती है कि वो शुरुआत में बिना सैलरी के भी काम कर लेगी तब भी कोई उसे मौका नहीं देता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। आखिरकार वो अपनी आखिरी उम्मीद अपने पुराने वर्कप्लेस स्वीट होम शॉपिंग चैनल पर टिकाती है। वहाँ एक नया प्रोग्राम बनने वाला है जो उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने करियर ब्रेक के बाद वापसी की हो। एनेजोंग अप्लाई करना चाहती है लेकिन उसका पति नो वोंजिन सख्त मना कर देता है। उसका मानना है कि नजोंग का टाइम निकल चुका है और अब उसे घर परिवार पर ही ध्यान देना चाहिए। पति का ये अविश्वास नजोंग को अंदर तक चोट पहुंचाता है। इधर ली इलरी भी अपने ही दर्द में डूबी हुई है। उसका बॉयफ्रेंड कई दिनों से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब आखिरकार उसका कॉल आता है तो वो हालचाल पूछने की जगह अपने लैपटॉप और जैकेट की बात करता है। इलरी को ऐसा लगता है जैसे वो बस इस्तेमाल हो रही हो। उसी रात वो सूटकेस उठाकर सीधे बॉयफ्रेंड के स्टूडियो पहुंचती है और रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर देती है। लेकिन थोड़े ही समय में उनके ब्रेकअप की फोटोज ऑनलाइन फैल जाती हैं और इलरी मजाक बन जाती है। ऑफिस में लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकअप नई शुरुआत है, लेकिन इलरी का दिल भारी रहता है। उसी शाम वो नजोंग के घर जाती है। शराब के नशे में वो अपने बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई उगल देती है। 3 साल के रिश्ते में उसने कभी एक पैसा खर्च नहीं किया। हर बार
बार बिल आने से पहले गायब हो जाता था। इलरी खुद पर गुस्सा करती है कि उसने इतना समय बर्बाद किया। फिर अचानक वो कहती है कि उसकी बस एक ही खूबी थी जो शायद उसे सबसे ज्यादा याद आएगी। बोलते बोलते इलरी खुद भी चुप हो जाती है, जैसे अपने ही शब्दों से शर्मिंदा हो। उसी नशे में नाजोंग और कूजू यंग अपनी जॉब स्ट्रगल की बात करने लगती है। नाजोंग कहती है कि वो अपने पुराने चैनल में अप्लाई करना चाहती है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं रिजेक्ट न हो जाए। आईएल हाइफन और आई साफ कह देती है कि हिचकिचाहट से कुछ नहीं बदलता, पहले अप्लाई करो, डर बाद में देखना। जू यंग भी उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि अपने सपनों से भागना सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज होती है। दोनों सहेलियों की बातें एने जोंग के दिल में फिर से चिंगारी जला देती हैं। उसी रात जब पूरा घर सो रहा होता है, नाजोंग चुपचाप उठती है। अकेले आईने के सामने खड़े होकर वो इंटरव्यू के जवाब प्रैक्टिस करने लगती है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। इधर इलरी को अपने ब्रेकअप पर पछतावा होने लगता है। वो बॉयफ्रेंड के स्टूडियो पहुंचती है। वहाँ के लोग उसे वापस पैचअप करने की सलाह देते हैं। इलरी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसकी तरफ देख रहा है। शूट के दौरान जब मॉडल उसकी फोटोग्राफी पर तंज कसती है, इलरी पहली बार खुलकर उसका बचाव करती है। काम खत्म होने के बाद वो खुद आगे बढ़कर बात करती है और ब्रेकअप की बात के लिए माफी मांगती है, लेकिन बॉयफ्रेंड ठंडे स्वर में कह देता है कि ब्रेकअप के बाद चीजें सिंपल रखनी चाहिए। इलरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पार्किंग में जो वो देखती है उससे उसकी दुनिया टूट जाती है। उसका बॉयफ्रेंड किसी और औरत को किस कर रहा होता है। उसी पल इलरी को सच्चाई समझ आ जाती है, वो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। जूयंग की हालत भी कुछ अलग नहीं है। उसी दिन वो और उसका पति ओह सेंगमिन लंच ब्रेक में होटल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद माहौल बदलने से उनके बीच की दूरी कम हो जाए, लेकिन कमरे की खामोशी में जूयंग को एहसास हो जाता है कि समस्या जगह की नहीं, दिलों की है। सांगमिन की बेरुखी साफ नजर आती है और जूयंग समझ जाती है कि वो अकेली ही इस लड़ाई को लड़ रही थी। तीनों औरतें अलग अलग जगह अलग अलग दर्द झेल रही थीं, लेकिन एक बात कॉमन थी, हर एक अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथ में लेना चाहती थी। उधर जो नाजियों को स्वीट होम शॉपिंग चैनल से खबर मिलती है, उसका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग राउंड में सिलेक्ट हो गया है। नाजोंग खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत अपने पति नोह वॉन्जिन को फोन करती है, लेकिन उसकी खुशी पर पानी फिर जाता है। वॉन्जिन का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा होता है। वो बार बार बच्चों की बात करता है और कहता है कि नाजोंग को बच्चों के लिए कुछ साल और सहना चाहिए। शाम को नाजोंग और उसके पति के बीच बहस हो जाती है। शादी के 6 सालों में उसने पूरी तरह एक पत्नी और माँ की जिम्मेदारी निभाई है। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो बस काम पर लौटना चाहती है, बस इतनी सी बात। लेकिन उसके पति को ये मंजूर नहीं। उसके लिए वही परिवार का ब्रेडविनर है और वो जोर देकर कहता है कि उसके और उसकी पत्नी के वरीस एक लेवल की नहीं है। नाजोंग जबरन मुस्कुरा देती है, यानी उसके पति की नजर में वो सिर्फ एक बिखरी सी हाउसवाइफ है जिसे बस खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करनी आती है। अगले दिन नाजोंग अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि किंडरगार्टन में क्लास ऑब्जर्वेशन सेशन होने वाला है। बदकिस्मती से उसी दिन उसका इंटरव्यू भी है। एक पल में नाजोंग दुविधा में पड़ जाती है, क्या वो पूरी तरह बच्चों के साथ रहे या थोड़ी सी सेल्फिश होकर अपनी पहचान वापस पाने की कोशिश करे। वो फैसला नहीं कर पाती, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देती है। घर की हर चीज उसके लिए प्रॉप बन जाती है। टूथब्रश से लेकर कर्लिंग आयरन तक, स्किन केयर प्रोडक्ट्स तक, सब कुछ लेकर वो प्रैक्टिस करती रहती है। रात को पेरेंट्स ग्रुप चैट में मैसेजेस आने लगते हैं। सब मदर्स अगले दिन के ऑब्जर्वेशन सेशन की बातें कर रही होती हैं। नाजोंग भी एक मैसेज टाइप करती है कि उसका इंटरव्यू है, लेकिन भेजने से पहले डिलीट कर देती है। अगले दिन नाजोंग हिम्मत करके बच्चों को छोड़कर इंटरव्यू के लिए निकलने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में ही टीचर का कॉल आ जाता है। उसका बेटा बुखार में तप रहा है। मजबूरी में एनेजोंग इंटरव्यू छोड़कर हॉस्पिटल भागती है। शाम को बच्चे सो जाते हैं, लेकिन एनेजोंग आंसू रोक नहीं पाती। उसे खुद से नफरत होने लगती है कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही चॉइसेस से भरी क्यों रहती है। अगले दिन दोस्त के साथ शॉपिंग करते हुए वो ढेर सारी बियर खरीद लेती है। शराब के अलावा उसे अपनी जिंदगी का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। बातें करते करते दोनों अपने अपने पतियों की बुराई करने लगती हैं। तभी एनेजोंग को मैसेज आता है, इंटरव्यू रिस्केड्यूल हो गया है, नया टाइम सिर्फ 1 घंटे बाद का है। इस आखिरी मौके को पकड़ने के लिए नेजोंग बिना सोचे समझे अपनी सॉस लगी टी शर्ट उतारती है, दोस्त के कपड़े पहनती है और रास्ते में ही मेकअप करती है। इंटरव्यू साइट पहुंचकर वो हैरान रह जाती है। वहाँ SEO मीसुक भी इंटरव्यू के लिए बैठी होती है और उसके बगल में उसका पुराना बॉस भी होता है। नाजोंग के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। सालों पहले बेबी सिटर ने फोन करके बताया था कि उसका बच्चा तेज बुखार
इंतजार में है। बिना किसी से पूछे वो कंपनी से भाग गई थी, जिससे एक अहम मीटिंग मिस हो गई थी। मीटिंग से ठीक पहले बेबी सिटर का दोबारा फोन आया था। बॉस ने उससे कहा था कि वो चॉइस करे, अगर उसने फोन उठाया तो नौकरी चली जाएगी। थोड़ी सी झिझक के बाद नाजोंग ने फोन उठाया और उसी दिन उसकी जॉब चली गई थी। अब उसी बॉस के सामने बैठना उसके लिए बेहद भारी होता है। इंटरव्यू में नाजोंग और मीसुक दोनों साथ एंटर करती हैं। मीसुक भी स्टे एट होम मॉम है, लेकिन उसके पास प्रोफेशनल नैनी है। बॉस उन्हें टॉपिक देता है और कहता है कि लाइव सेल्स के अनुभव के साथ टीवी सेल्स प्रेजेंटेशन दें। मीसुक का प्रेजेंटेशन बहुत स्मूथ और प्रोफेशनल होता है, लेकिन नाजोंग बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है। वो सीधे बेचने की जगह कहानी सुनाकर प्रोडक्ट को लोगों की जिंदगी से जोड़ती है, उनकी इमोशंस को छूने की कोशिश करती है। नतीजा ये होता है कि दोनों सिलेक्ट हो जाती है। नाजोंग खुशी खुशी अपने पति को फोन करती है, लेकिन उसी वक्त उसका पति चुपके से किसी और औरत से मिल रहा होता है। तीनों सहेलियां नाजोंग को बधाई देती है, लेकिन नाजोंग बताती है कि ये अभी सेकेंड राउंड है, फाइनल राउंड बाकी है, जहां उसे कैमरा के सामने प्रोडक्ट सेल करना होगा। उसे खूबसूरती से ड्रेसअप करना होगा और प्रोडक्ट भी खुद चूज करना होगा। ये वाकई एक और कड़ी और थकाने वाली जंग होने वाली थी। शाम को नोवोंजिन घर आता है, जो नाजेओंग उसे इंटरव्यू का नतीजा बताती है, लेकिन उसका पति चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाता, न बधाई न हौसला, उल्टा वही पुराना रवैया, वही ताने, वही तिरस्कार भरे शब्द। इस बार नाजोंग अंदर से पूरी तरह भड़क जाती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि उसका पति न सिर्फ जिद्दी है, बल्कि बेहद सेल्फ सेंटर्ड भी है। काम, अब इसमें कोई सवाल ही नहीं। नाजेओंग मन बना लेती है कि चाहे पति कितना भी विरोध करे, वो पीछे नहीं हटेगी। फाइनल इंटरव्यू पास करने के लिए नाजोंग वेट लॉस क्लास ज्वाइन कर लेती है। टेस्ट डे से पहले जल्दी से जल्दी फिट होने की जिद में वो पागलों की तरह साइकिलिंग करती है। उसके साथ साथ उसकी दोनों सहेलियां भी पूरी ताकत से मदद में लग जाती हैं। तय होता है कि नाजोंग का पूरा मेकओवर किया जाएगा। अगले दिन तीनों औरतें मॉल जाती हैं, कपड़े चुनती हैं, हेयर स्टाइलिंग करवाती हैं, खुलकर हंसती हैं। शॉपिंग के बाद तीनों बैठकर वो खाना खाती हैं, जिसे वो बहुत समय से आराम से एंजॉय नहीं कर पाई थी। अपने सबसे करीबी दोस्तों और अच्छे खाने के सामने एनेजोंग खुलकर बोलने लगती है। वो साफ कह देती है कि अब उसे अपने पति को देखकर चिढ़ होने लगी है। हाल ही में उसे छूने का भी मन नहीं करता। रेस्टोरेंट की खास चीज फॉर्च्यून कुकी होती है, जिसके अंदर एक छोटा सा कागज होता है। नेजोंग जो पर्ची निकालती है, उस पर लिखा होता है, तूफान की शुरुआत तितली के पंख फड़फड़ाने से होती है। उस पल नेजोंग को इस वाक्य का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता। कुजुयंग की पर्ची में लिखा होता है, पुराने सांचे तोड़ो, नया मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जुयंग भी पूरी तरह नहीं समझ पाती, लेकिन अपने हालात देखते हुए वो इसे प्रेगनेंसी से जोड़ लेती है। तो तीन अपनी अपनी जिंदगी को उन पंक्तियों से जोड़कर हंसती है। उसी शाम लंबे समय से टालता आ रहा ओह सेंगमिन अचानक जुयंग से कपल्स काउंसलिंग की बात करता है। उसे अपनी पत्नी के प्रति गिल्ट महसूस होने लगा है और वो इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढना चाहता है। जुयंग बेहद खुश हो जाती है। पहली बार उसे लगता है कि उसका पति इस मुद्दे का सामना करने को तैयार है। जल्द ही दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जुयंग की उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकलती है। वो सांगमिन की किसी छुपी मानसिक परेशानी पर बात करने की जगह उल्टा इशारा जुयंग पर करने लगती है। डॉक्टर साफ कह देती है कि इंटीमेसी के दौरान जुयंग को कभी भी अपने पति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पुरुष बहुत सेंसिटिव होते हैं। जुयंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे खुद नहीं पता कि उसकी बातों या व्यवहार से उसके पति को इंफीरियर महसूस होता है या नहीं। साइकोलॉजिस्ट फिर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करती है। वो सांगमिन को चादर से कसकर बांध देती है और कहती है कि उसे अपनी ताकत से खुद को छुड़ाना है, जैसे कोई कोया फोड़कर बाहर निकलता है। इस पूरे समय जुयंग पति के पास खड़ी रहती है, उसे हौसला देती रहती है, लेकिन सांगमिन काफी देर तक उठ नहीं पाता। आखिर में जुयंग और डॉक्टर दोनों चादर के सिरे पकड़कर पूरी ताकत से खींचते हैं। लापरवाही में सांगमिन का माथा जमीन से टकरा जाता है। काउंसलिंग पूरी तरह फेल हो जाती है। घर लौटते वक्त सांगमिन फार्मेसी से दवा लेने चला जाता है। तभी जुयंग उसकी कार की पैसेंजर सीट पर एक लंबा बाल देखती है। साफ साफ वो उसका बाल नहीं होता। जुयंग के मन में शक बैठ जाता है कि कहीं उसका पति अफेयर तो नहीं कर रहा। रात के सन्नाटे में वो चुपके से पति का फोन उठाती है, लेकिन कितनी कोशिश के बाद भी अनलॉक नहीं कर पाती। तभी उसे सांगमिन के स्टडी रूम में छुपा हुआ एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है। खोलते ही उसके अंदर सेक्सी लिंजरी सेट निकलता है। अब जुयंग खुद को रोक नहीं पाती। वो लॉन्जरी उठाकर कमरे में घुसती है और सीधे पति से सवाल करती है। सांगमिन आंखें घुमाकर जवाब देता है कि उसने ये अपनी माँ के लिए खरीदा है। उसके मुताबिक उम्रदराज लोगों को भी अपने शरीर को आजाद महसूस करने का हक है। जुयंग को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती।
अगले दिन वो ऑफिस में कलीग्स से लॉन्ड्री वाली बात करती है। हैरानी की बात ये होती है कि कुछ कलीगी कहते हैं कि वाकई कुछ ओल्डर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। जू यंग फिलहाल अपने शक को दबा देती है। उधर ली इलरी अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के असर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। एक दिन वो देखती है कि कोई उसकी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी खड़ी किए हुए है। कांटेक्ट करने पर सामने से लापरवाह और कोकेटिश आवाज आती है। काफी देर बाद गाड़ी की मालकिन सामने आती है। आइलरी सन्न रह जाती है। वो लड़की उसके एक्स बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड होती है और साथ ही एक फैशन मैगजीन एडिटोरियल ऑफिस की प्रतिनिधि भी। बाहर से क्यूट बनने वाली ये लड़की असल में बिल्कुल टस से मस नहीं होती। उल्टा धमकी देती है कि जिस मैगजीन की इलरी डेप्यूटी एडिटर इन चीफ है उसकी हालत हाल में बहुत खराब रही है और पब्लिकेशन सस्पेंड भी हो सकती है। ली इलरी इतनी गुस्से में है कि मानो उसके सिर से धुआं निकल रहा हो, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में रास्ता देना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव और उसका एक्स बॉयफ्रेंड अकड़ते हुए उसके सामने से गुजर जाते हैं। इलरी की नजर अचानक उनकी कार में रखी 2 गुड़ियों पर टिक जाती है। वो गुड़ियां वही थीं जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उस वक्त इलरी ने उसे महंगे कपड़ों का सेट दिया था और बदले में उसे सड़क किनारे बिकने वाली बस कुछ हजार की ये सस्ती गुड़ियां मिली थी। पुरानी बातें याद आते ही इलरी का दिल और ज्यादा भर आता है। गुस्से में वो एक्सेलरेटर दबा देती है और रिप्रेजेंटेटिव की कार के आगे अपनी गाड़ी लगा देती है। एक्स बॉयफ्रेंड गाड़ी से उतरकर चिल्लाने लगता है, लेकिन इलरी को जरा भी डर नहीं लगता। वो सबके सामने जाकर जबरदस्ती अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस कर लेती है, ठीक रिप्रेजेंटेटिव की आंखों के सामने। फिर बिना घुमाए फिराए बोल देती है कि 3 साल तक उसने ही उसका ख्याल रखा, खाना खिलाया, संभाला, सब कुछ किया, फिर भी आखिर में वही छोड़ी गई। वो रिप्रेजेंटेटिव को चेतावनी देती है, जरा संभल कर रहना। ये कहकर इलरी गाड़ी से वो दोनों गुड़ियां जोर से खींचकर निकाल लेती है। ये देखकर रिप्रेजेंटेटिव के मन में इलरी के लिए एक अजीब सी एडमिरेशन पैदा हो जाती है, इस पागल लेकिन बेखौफ औरत के लिए। इतना सब करने के बाद भी इलरी का दिल शांत नहीं होता। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या वो काफी समय से रिप्रेजेंटेटिव को डेट कर रहा था। एक्स बॉयफ्रेंड ठंडे लहजे में जवाब देता है कि लाइन तो इलरी ने पहले क्रॉस की थी, उन दोनों के बीच साफ तय था कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन डेटिंग के दौरान इलरी बार बार शादी की बात करने लगी। ये शब्द इलरी के सारे सपने तोड़ देते हैं। टूटे दिल के साथ वो शराब का सहारा लेती है और लापरवाही में उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। डॉक्टर को दिखाने जाती है तो हैरानी से देखती है कि थेरेपिस्ट उसका एक पुराना जान पहचान वाला निकलता है। उधर जो नाजेओंग फाइनल इंटरव्यू की तैयारी में लगी है, उसके पास सिर्फ आधी रात से सुबह तक का वक्त है। रात के पहले हिस्से में उसे अपने दोनों बच्चों को सुलाना होता है। बच्चों के सो जाने के बाद ही उसे अपने लिए समय मिलता है। दोस्तों के हौसले से नाजेओंग आखिरकार इंटरव्यू स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत कर लेती है। जहां उसके पुराने क्लासमेट्स चमक दमक वाले कपड़ों में आते हैं, वहीं नाजेओंग एक एप्रन पहनकर हाथ में हैंडमेड सोप पकड़े खड़ी होती है। यही साधारण सा सोप उसका प्रोडक्ट होता है। एक हाउसवाइफ के तौर पर उसके सालों के अनुभव उसकी प्रेजेंटेशन में साफ झलकते हैं। वो सोप को ऐसे पेश करती है कि हर बात जिंदगी से जुड़ी लगती है, सच्ची लगती है। थोड़ी ही देर में इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है। नाजेओंग कांपते हाथों से मैसेज खोलती है। वो सिलेक्ट हो चुकी होती है। स्वीट कंपनी में सिलेक्ट होने के बाद नाजेओंग खुशी खुशी अपनी दोनों खास दोस्तों को एक शानदार डिनर पर बुलाती है। खाने के दौरान नेजोंग और कुजू यंग लीरी की रिसेंट लव लाइफ के बारे में पूछती है। कुछ दिन पहले फिजिकल थेरेपी के दौरान लीरी की मुलाकात एक पुराने जान पहचान वाले से हुई थी, सांगयू। पहले भी दोनों के बीच एक समय एम्बिग्विटी रह चुकी थी। उसी दिन सांगयू भी तीनों की गैदरिंग में आ जाता है। खाने के दौरान जब लीरी नीचे गिरा हुआ चॉपस्टिक उठाने के लिए झुकती है तो सांगयू इंस्टिंक्टिवली हाथ आगे कर देता है ताकि उसका सिर मेज से न टकराए। ये छोटा सा जेस्चर नाजोंग और जुयंग दोनों नोटिस कर लेती है। उन्हें साफ लगता है कि सांगयू के दिल में लीरी के लिए कुछ है। दोनों उसे सलाह देती हैं कि कम से कम उसे एक चांस तो दे। पहले लीरी को सांगयू साधारण लगता था, लेकिन इतने साल बाद उसे देखते हुए वो उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात, दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आमने सामने के नेबर्स हैं। घर तक छोड़ते हुए सांगयू बार बार कहता है कि अगर कभी कोई परवर्ट उसे परेशान करे तो तुरंत उसे कॉल करे। लीरी जैसे ही दरवाजा खोलने लगती है, अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड घर से बाहर निकल आता है। वो घबरा जाती है और सीधे सांगयू की बाहों में जा गिरती है। एक्स बॉयफ्रेंड सफाई देता है कि वो अपना टैबलेट लेने आया था। सांगयू को देखकर पूछता है कि ये आदमी कौन है। लीरी साफ कह देती है कि दूसरों के मामलों में दखल न दे। फिर अनजाने में वो सांगयू का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर खींच लेती है। धीमी आवाज में, इस डर से कि एक्स बॉयफ्रेंड बाहर सुन न ले, वो झूठ बोलती है कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत क्लिंगी और परेशान करने वाला था। इतनी करीब खड़ी लीरी की वजह से सांगयू का दिल तेज धड़कने लगता है। जब कंफर्म हो जाता है कि एक्स बॉयफ्रेंड जा चुका है तो सांगयू देखता है कि लीरी घर का पासवर्ड तक बदल देती है। वो फिर
दोहराता है, अगर कुछ भी हो तो तुरंत उसे कॉल करना। इंटरव्यू पास करने के बाद नाजोंग स्वीट कंपनी ज्वाइन करती है और वहीं उसे पता चलता है कि उसका पुराना क्लासमेट जो उसका लैंडलॉर्ड भी था वो भी सिलेक्ट हो चुका है। ऑफिस के माहौल में लौटकर नाजोंग कॉलीग्स से अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दो पुराने सबोर्डिनेट्स बिना सोचे समझे घमंड में बोल देते हैं कि नाजोंग एक्सपीरियंस सीनियर है और बाकी लोग तो बस लाइव स्ट्रीम बेचते आए हैं, टीवी शॉपिंग होस्ट बनने का अनुभव उन्हें नहीं है। हालांकि नाजोंग खुद बहुत हम्बल रहती है, लेकिन उनकी बातें उसके क्लासमेट और नए कॉलेग्स को बुरी लग जाती है। उसकी दोस्त साफ कह देती है कि अगर नाजोंग अपने एक्सपीरियंस के दम पर स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेगी तो वो चुप नहीं बैठेगी। हर नए एम्प्लॉय को एक मेंटर दिया जाता है। नाजोंग को मेंटर के तौर पर उसकी पुरानी सबोर्डिनेट इना असाइन कर दी जाती है। इना डिपार्टमेंट हेड से गुजारिश करती है कि ये डिसीजन बदला जाए। कभी नाजोंग और उसके बीच काफी झगड़े हो चुके थे। यीना और जोनाजोंग का रिश्ता पहले से ही अच्छा नहीं रहा था, इसलिए यीना नाजोंग से बेहद नफरत करती है। जब डिपार्टमेंट हेड उसका विरोध नहीं मानती तो यीना एक बुरा आइडिया बना लेती है। वो मेंटर बनने का फायदा उठाकर नाजोंग को सबक सिखाने का सोचती है। अनजाने में नाजोंग यीना की बातों का एक हिस्सा सुन लेती है, जिससे उसे अपने आने वाले ऑफिस लाइफ का अंदाजा हो जाता है। नाजोंग खुद आगे बढ़कर पहले झुक जाती है। वो विनम्रता से कहती है कि वो 6 साल से काम से दूर रही है, अब बिल्कुल नहीं है, और उम्मीद करती है कि यीना पुरानी बातों को दिल में न रखे। उस शाम उसे कंपनी की इवनिंग पार्टी में जाना होता है। विडंबना ये कि दोनों तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स बिजी होते हैं और बच्चे संभालने कोई नहीं आता। नाजोंग भागकर अपने पति के पास जाती है, लेकिन वो मीटिंग के लिए देर में होता है। दो शब्द बोले बिना ही निकल जाता है। मजबूरी में नाजोंग पड़ोस में रहने वाली दोस्त से मदद मांगती है कि वो उसके दोनों बच्चों को कुछ देर संभाल ले। पार्टी में डिपार्टमेंट हेड नाजोंग को दूसरे सीनियर मैनेजर से मिलवाती है। वो बताती है कि पहले नाजोंग उसकी एक कीमती एम्प्लॉई थी, लेकिन बच्चों की वजह से जॉब छोड़ना उसे निराश कर गया था। नाजोंग भरोसा दिलाती है कि इस बार वो पूरी कोशिश करेगी। पार्टी के बाद कॉलीग्स उसे कराओके के लिए खींच ले जाते हैं ताकि वो सबके साथ घुल मिल सके। नाजोंग पूरी कोशिश करती है कि तालमेल बना रहे। डिपार्टमेंट हेड उसे समझाती है कि एक माँ के तौर पर वापस काम पर लौटी औरत को दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नाजोंग सिर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर रुक जाती हो। डिपार्टमेंट हेड समझ जाती है कि नाजोंग को बच्चों के पास घर जाना है। ये ना ताना मारती है, अगर पार्टी के अंत तक भी नहीं रुक सकती तो फिर वापस काम पर आने का क्या मतलब। नाजोंग जल्दी जल्दी पड़ोसन के घर पहुंचती है और वहां उसे अपनी दोस्त अपनी बेटी से बहस करते हुए मिलती है। नाजोंग के बच्चों को संभालने के लिए उस पड़ोसन को अपनी एग्जाम तैयार कर रही बेटी को ट्यूटरिंग सेंटर छोड़ना पड़ा था। नाजोंग को बेहद गिल्ट महसूस होता है, लेकिन उसकी पड़ोसन बहुत दयालु निकलती है। वो न सिर्फ उसे दोष नहीं देती बल्कि उसके लिए गरम गरम करी भी लेकर आती है। नाजोंग खाते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाती। काम पर लौटना जितना उसने सोचा था उतना आसान नहीं था। पड़ोसन उसे ढाढ़स बंधाती है, कहती है कि थोड़ी और मेहनत कर ले, बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब वो अपने आज के फैसले पर खुद को लकी मानेगी। उसके लिए नाजोंग की मदद करना सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि उसके साहस के लिए सम्मान भी है। किसी हद तक नाजोंग उसके अधूरे सपनों को भी जी रही है। ये सुनकर नाजोंग आंसू पोंछती है, मुस्कुराती है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने का पक्का इरादा कर लेती है। उधर उसकी दोनों करीबी सहेलियां अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रही है। लीरी को पता चलता है कि 3 महीने से उसका पीरियड नहीं आया है। जोंग मदर इन लॉ के घर से हस्बैंड के पार्सल्स उठाकर अपने घर लाती है। खोलती है तो शॉक हो जाती है, अंदर एक सिलिकॉन मैनिकिन हेड होता है। उधर जो नाजोंग की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी में एक नया प्रोडक्ट चूज करना होता है। नाजोंग एक ऑटोमेटिक इंडोर एक्सरसाइज बाइक का आइडिया देती है। उसे लगता है कि ये मशीन मिडिल एज्ड और ओल्डर लोगों के लिए परफेक्ट है, लेकिन ये ना उसका आइडिया रिजेक्ट कर देती है। वो ताना मारती है कि नाजोंग ट्रेंड्स के साथ नहीं चल पा रही। अगली ही मीटिंग में ये ना बेहिचक वही आइडिया अपना बता देती है। यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग का कोर सेलिंग पॉइंट भी वर्ड टू वर्ड वही बोलती है जो नाजोंग ने पहले कहा था। डिपार्टमेंट हेड को उस आइडिया को अप्रूव कर लेती है और सबके सामने यीना की तारीफ करती है। मीटिंग के बाद नाजोंग यीना से जाकर बात करती है, लेकिन यीना बेशर्मी से सब नकार देती है। नाजोंग साफ कह देती है कि अब वो और चुप नहीं रहेगी। कुछ समय बाद कंपनी एप्पल सेल करने की प्लानिंग करती है। नाजोंग एक नया आइडिया देती है, ऑर्चर्ड जाकर शूट किया जाए, ऑडियंस को हार्वेस्टिंग की पूरी प्रोसेस दिखाई जाए। सुपीरियर्स को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वहीं यीना सिर्फ दिखावे में बिजी रहती है, सोचने पर भी उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। ऑर्चर्ड पहुंचकर नाजोंग प्रोडक्ट की डिटेल सीखने में लग जाती है। उधर यीना परफ्यूम लगाकर केयरलेस हो जाती है और उसे बी स्टिंग कर देती है। उसका चेहरा बुरी तरह सूज जाता है। नाजोंग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। यीना पूरी तरह ऑन एयर होने लायक नहीं रहती। टाइम कम होता जा रहा होता है तो डिपार्टमेंट हेड को नाजोंग को यीना की जगह होस्ट करने का ऑर्डर देती है। नाजोंग जल्दी जल्दी
स्टूडियो पहुंचती है प्रमोशनल इफेक्ट बढ़ाने के लिए। वो जानबूझकर एप्रन पहनती है। अपने पुराने एक्सपीरियंस और पूरी तैयारी के दम पर वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होस्टिंग करती है। शो खत्म होते होते लगभग सारे एप्पल्स बिक जाते हैं। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट हेड को का कॉल आता है। वो नजोंग की परफॉर्मेंस से बेहद इम्प्रेस्ड होती है और उसे स्पेशल अप्रूवल देकर इंटर्नशिप खत्म कर डेप्यूटी होस्ट प्रमोट कर देती है। नाजोंग की आंखें भर आती हैं। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। लाइव ब्रॉडकास्ट में वो चमकती है, लेकिन उसके पीछे पीछे येना उसके करियर में रुकावट डालने की कोशिश करने लगती है। येना जाकर नजोंग के हस्बैंड से मिलती है और चाहती है कि वो अपनी वाइफ को जॉब छोड़ने के लिए मना ले। येना को डर है कि नजोंग उसकी पॉपुलैरिटी छीन लेगी। उसे लगता है कि हस्बैंड अपने अफेयर के उजागर होने से डरेगा, लेकिन इस बार हस्बैंड नाजोंग के साथ खड़ा होता है और येना को साफ कह देता है कि वो उसकी वाइफ के बारे में बेवजह बातें न करे। अगले दिन नजोंग ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल देखती है और शॉक हो जाती है। उसका नाम होस्ट की लिस्ट में नहीं होता। डिपार्टमेंट हेड को बताती है कि येना ने डेप्यूटी होस्ट बनने का विरोध किया है। नजोंग सीधे येना के पास जाती है। वो कहती है कि बीस्टिंग वाले दिन उसने सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी, लेकिन येना ने उसी का फायदा उठाया। येना की सोच अलग होती है। उसकी नजर में नाजोंग ने उसी की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, इसलिए उसे ग्रेटफुल होने की कोई वजह नहीं लगती। नाजोंग अपना सारा गुस्सा अपनी दोनों दोस्तों के सामने निकालती है। लीरी कहती है कि येना को सीधे कन्फ्रंट करो, लेकिन ज्वांग मना करती है। नाजोंग अभी इंटर्न है और येना परमानेंट एम्प्लॉय। सीधी लड़ाई में नुकसान नाजोंग का ही होगा। बेहतर है कोई दूसरा रास्ता सोचा जाए। बातों बातों में नाजोंग लीरी से गायनिकोलॉजी चेकअप के बारे में पूछती है। लीरी दोस्त को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए सच छुपा लेती है और कह देती है कि बस पीरियड थोड़ा इरेगुलर था। घर लौटते हुए ज्वांग लीरी से पूछती है कि क्या उसने कभी एग फ्रीजिंग के बारे में सोचा है। लीरी मान लेती है कि उसने सोचा तो था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हेल्थ कंडीशन में सक्सेस बहुत मुश्किल है। उधर ज्वांग का शक और गहरा हो जाता है। उसे हस्बैंड के पार्सल्स याद आते हैं जो मदर इन लॉ के घर भेजे गए थे। शक के साथ वो मदर इन लॉ के घर जाती है और उसी कोने में जाती है जहाँ उसने पहले पार्सल देखे थे। अंदर एक और कमरा निकलता है। कमरा मैनेकिन्स, डॉल्स और ढेर सारे महिलाओं के कपड़ों से भरा होता है। एक और दरवाजा खोलते ही ज्वांग की हालत खराब हो जाती है। अंदर एक औरत बैठी होती है। हिम्मत करके पास जाती है तो समझ आता है वो एक सजी धजी डॉल है और उससे भी डरावना बेड पर एक और खूबसूरत डॉल रखी होती है। बगल में एक फोटो होता है जिसमें उसका हस्बैंड उन दोनों डॉल से बात करता दिखता है। उसी पल बाहर से उसके हस्बैंड की आवाज आती है। ज्वांग तुरंत छिप जाती है और सुनती है कि वो अपने पति को उन डॉल से बात करते हुए सुन रही है। उसका पति कहता है कि हाल के दिनों में ज्वांग का अक्सर नशे में घर लौटना और अब बच्चों की बात न करना उसे सुकून देता है। अब ज्वांग खुद को रोक नहीं पाती। वो बाहर निकलकर सीधे अपने पति से सवाल करती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये डॉल्स तो शादी से पहले से ही मौजूद थी। ज्वांग गुस्से में अपने पति को परवर्ट कह देती है और धमकी देती है कि वो सारी डॉल्स जला देगी। धक्का मुक्की में एक डॉल का हाथ टूट जाता है। तुरंत उसका पति टूटी हुई डॉल को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। उस पल ज्वांग के दिल में सिर्फ ठंडापन और गहरी निराशा बचती है। उधर जो नाजोंग येना को हराने का एक प्लान बनाती है। उसकी एक करीबी दोस्त फैशन मैगजीन की डेप्यूटी एडिटर इन चीफ है और येना लीरी की फैन है। नाजोंग अपनी दोस्त को कॉल करके येना को प्रोग्राम में बुलाने की रिक्वेस्ट करती है। लीरी के मान जाने के बाद नाजोंग ये बात येना को बताती है और कहती है कि वो दोनों पर्सनल बातों को अलग रखकर एक दूसरे की मदद करे। नाजोंग जानती है कि येना फेमस होना चाहती है। वो उम्मीद करती है कि प्रोग्राम के बाद येना उसे डेप्यूटी होस्ट के लिए रेकमेंड करेगी। इतना अच्छा मौका येना भी छोड़ना नहीं चाहती। वो फिर से नाजोंग के करीब आने का नाटक करने लगती है अपनी दोस्त की मदद के लिए। लीरी येना से अपनी नफरत दबा लेती है। येना जिद करती है कि वो लीरी के लिए बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करेगी। फोटो देखकर लीरी चौंक जाती है। एक आम सा आदमी बीयर बेली के साथ। हालत और खराब तब हो जाती है जब प्रोग्राम के दौरान येना खुलेआम मेनोपॉज और पीरियड बंद होने का टॉपिक ले आती है। वो लीरी से पूछती है कि क्या वो अनार का जूस पी रही है, जो मेनोपॉजल महिलाओं का फेवरेट ड्रिंक माना जाता है। अब लीरी और सहन नहीं कर पाती। वो तुरंत टॉपिक बदल देती है और येना से उसके वेट लॉस के सीक्रेट्स पूछ लेती है। येना अपनी असल सच्चाई छुपाती है। वो दावा करती है कि उसका शरीर ऐसा है जिसमें वजन बढ़ता ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि उसका वेट लॉस पूरी तरह लिपोसक्शन सर्जरी का नतीजा है। किसी तरह रिकॉर्डिंग बिना बड़े हादसे के खत्म हो जाती है। नाजोंग राहत की सांस लेती है। येना बहुत एक्साइटेड होती है। वो फेमस होने
होना चाहती है, लेकिन शॉपिंग चैनल में हीरो हमेशा प्रोडक्ट होता है, होस्ट नहीं। बातों बातों में ये ना फिर से अपनी बेवकूफी दिखा देती है। वो बियर बेलिड आदमी को लीरी से जोड़ते हुए कहती है कि उसे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लीरी अब 41 साल की है, अगर अभी शादी नहीं की तो फिर देर हो जाएगी। ये ना ये भी नहीं समझ पाती कि लीरी अंदर ही अंदर उबल रही है। वो उल्टा ये भी कह देती है कि प्रोग्राम से वेट लॉस वाला हिस्सा काट दिया जाए। टेंसे माहौल देखकर नजोंग जल्दी से लीरी को अलग ले जाती है और कहती है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। लीरी और भड़क जाती है। वो साफ कह देती है कि उसे येना से नफरत है। अगर नजोंग की रिक्वेस्ट न होती तो वो येना को अपने प्रोग्राम में कभी नहीं आने देती। उनकी ये बात गलती से येना सुन लेती है। येना गुस्से में चली जाती है। उसे लगता है कि नाजोंग ने उसकी पीठ पीछे काफी बुरा बोला है। नाजोंग उसे मनाने के लिए पीछे भागती है, लेकिन आज की रात दोनों की पुरानी कड़वाहट फिर उभर आती है। नाजोंग को आज भी याद है जब येना ने उसे ताना मारा था, तुम तो बस एक फुल टाइम मॉम हो जिसने मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। फुल टाइम मॉम होना कोई प्रिविलेज नहीं है। जिंदगी में हर किसी के ऐसे दौर आते हैं जब हालात साथ नहीं देते। क्या येना को इसी बात पर उसे नीचा दिखाना जरूरी था? येना जोर से कहती है कि वो पहले नजोंग से जलती थी, लेकिन उसने ये प्रोग्राम अरेंज किया, इसके लिए वो उसकी कद्र भी करती है। लेकिन अब नजोंग पीठ पीछे बुराई कर रही है तो फिर दोनों में फर्क ही क्या है? येना की बातों से टूटकर नजोंग वापस आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि लीरी पहले ही घर जा चुकी है। घर पहुंचते ही लीरी सारे सैनिटरी नैपकिन्स एक बैग में भरकर फेंक देती है। नजोंग कॉल करती है, लेकिन लीरी फोन नहीं उठाती। अचानक वो फैसला करती है कि वो मैच मेकिंग कंपनी जाएगी, लेकिन प्रोफाइल देखने के बाद वहाँ के स्टाफ उसे सिगरेट देते हैं। लीरी को यकीन नहीं होता। उसकी अपीयरेंस, करियर और रेपुटेशन के बावजूद सिर्फ सिगरेट? कंपनी समझाती है कि फैशन मैगजीन इंडस्ट्री मैरिज मार्केट में पॉपुलर नहीं है और प्रोफेशन से ज्यादा उसकी एज मायने रखती है। 41 साल की उम्र में प्रेगनेंसी मुश्किल मानी जाती है। लीरी जोर देकर कहती है कि वो बच्चे नहीं चाहती। आइडियल टाइप पूछने पर वो सिर्फ 2 शब्द बोलती है, फीलिंग। मैच मेकिंग स्टाफ सिर हिलाता है और भरोसा दिलाता है कि उसके लिए सही आदमी ढूंढा जाएगा। अगले दिन ऑफिस में नजोंग अब भी येना से माफी मांगने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है येना ने डिप्टी होस्ट बदलने की रिक्वेस्ट कर दी है। इस बार नाम चुना गया है मिसुक, नजोंग की पुरानी क्लासमेट और उसकी लैंडलॉर्ड। नाजोंग दौड़कर येना के पास जाती है। येना बताती है कि उसने फैशन मैगजीन से कांटेक्ट करके अपना इंटरव्यू डिलीट करवा दिया है। अब उसके हिसाब से उसका और नजोंग का हिसाब बराबर हो चुका है। उसी शाम कंपनी की पार्टी होती है। नजोंग घर कॉल करके अपने पति से कहती है कि आज वो दोनों बच्चों का ध्यान रखे। कॉल खत्म करते वक्त जो नजोंग की नजर पड़ती है कि डिपार्टमेंट हेड येना को परेशान कर रहा है। नजोंग के अचानक आ जाने से डिपार्टमेंट हेड को रुकना पड़ता है, लेकिन येना शुक्रिया मानने की बजाय नजोंग पर ही भड़क जाती है। वो कहती है कि नजोंग उसके बारे में पीठ पीछे अफवाहें न फैलाए। अगले दिन येना ऑफिस नहीं आती। नजोंग के मन में अजीब सी चिंता बैठ जाती है। वो सीधे येना के घर चली जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर नजोंग को अंदर फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। अंदर येना जमीन पर गिरी हुई होती है। वो घिसटते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है ताकि नजोंग को मदद के लिए कॉल कर सके। नजोंग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि येना को सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के दौरान येना को अपनी जिंदगी के कठिन साल याद आने लगते हैं। वो पहले बहुत मोटी थी, बहुत ज्यादा खाती थी। वजन कम करने के लिए उसे अपनी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ी, खुद पर सख्ती करनी पड़ी, खुद को टॉर्चर करना पड़ा। होश में आने के बाद नाजोंग उसे समझाती है कि वो सिर्फ कॉफी पीती थी और ठीक से खाना नहीं खाती थी। इसी वजह से उसका पेट अब और सहन नहीं कर पाया। नाजोंग आखिरी बार येना से माफी भी मांगती है। वो कहती है कि उसने कभी सच में येना से नफरत नहीं की, बस काम की झुंझलाहट और मतभेद थे, इसलिए उसने दोस्त के सामने 2 शब्द कह दिए। नाजोंग की सच्ची माफी सुनकर येना अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो रोते हुए बताती है कि उसने जिंदगी में कितनी मेहनत की है। नाजोंग के पास पति और बच्चे हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ काम है। उसने काम में अपनी पूरी जान लगा दी, तो जब भी नाजोंग उसकी चमक छीन लेती है उसे गुस्सा क्यों ना आए। कंपनी को लगता है कि मिसोक का एक्सपीरियंस अभी कम है, इसलिए वो अब भी नाजोंग को डेप्यूटी होस्ट बनाना चाहती है। लेकिन हॉस्पिटल रूम में येना की बातें याद कर नाजोंग हिचकिचाने लगती है। उसी वक्त मिसोक का कॉल आता है। वो नाजोंग को कंपनी के सामने वाले कॉफी शॉप में बुलाती है। नाजोंग वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसका पति एक यंग लड़की के साथ बैठा है। लड़की जोर जोर से रो रही होती है। नाजोंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की खुद बता देती है वो स्वीट कंपनी की सेल्स एमसी है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए प्रोड्यूसर होने के नाते नाजोंग के पति से मदद मांग रही थी। पति असहज होते हुए नाजोंग से कहता है कि वो गलत मत सोचे। उसी समय मिसुक वहाँ आ जाती है। वो आरोप लगाती है कि नाजोंग ने उसका ऑन एयर होने का मौका छीन लिया है और उससे ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने को कहती है। नाजोंग मना कर देती है। ये मौका उसने अपनी मेहनत
से पाया है तो वो इसे किसी को क्यों दे। तब मीसुक धमकी देती है, जिस घर में नेजोंग रह रही है वो उसका है। मन में गुस्सा दबाते हुए नजोंग ठान लेती है कि वो अपनी काबिलियत से मिसुक को हराएगी। शाम को घर लौटकर वो पूरी लगन से प्रोग्राम के प्रोडक्ट्स की स्टडी करने लगती है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में वो देखती है कि मिसुक प्रोड्यूसर को महंगे गिफ्ट्स देकर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। नाजोंग मिसुक को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि ये अनफेयर कंपटीशन है। मिसुक बेपरवाह होकर बोलती है कि उसे ऑन एयर होने का मौका किसी भी हाल में चाहिए, चाहे जो तरीका अपनाना पड़े। नाजोंग भी पीछे नहीं हटती। वो जानबूझकर प्रोडक्ट रिसर्च की फाइल्स प्रोड्यूसर के सामने गिरा देती है ताकि उसे उसकी मेहनत दिखे। कुछ देर बाद मिसुक ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल देखती है और पाती है कि अपकमिंग प्रोग्राम की डेप्यूटी होस्ट अब भी नाजोंग ही है। गुस्से में मिसुक की नजर नाजोंग पर पड़ती है, जो एक आदमी के साथ हंसते बोलते काफी नजदीकी से बात कर रही होती है। सीनियर से पूछने पर मिसुक को पता चलता है कि वो आदमी नाजोंग का पति है और उसी कंपनी का प्रोड्यूसर भी। मिसुक को हमला करने का मौका मिल जाता है। वो कॉलेजेस में अफवाह फैलाने लगती है कि नाजोंग को ये मौका अपने पति की वजह से मिला है। यहाँ तक कह देती है कि इंटरव्यू के समय एग्जाम क्वेश्चंस भी उसके पति ने पहले बता दिए होंगे। नाजोंग को आइसोलेट करने के लिए मिसुक दो और कॉलीग्स के साथ एक प्राइवेट चैट ग्रुप बनाती है। उसमें नाजोंग को रिलेशंस के सहारे आगे बढ़ने वाली छोटी सोच वाली औरत कहा जाता है। उसी दिन नाजोंग किंडरगार्टन जाती है अपने बेटे को लेने। बेटा बड़े गर्व से बताता है कि उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड है। नाजोंग देखती है तो वो बच्ची मिसुक की बेटी होती है। ये देखते ही मिसुक झट से अपनी बेटी को खींच लेती है और मना कर देती है कि अब से वो नाजोंग के बेटे से बात न करे। ऑफिस में नाजोंग को पता चलता है कि मिसुक और बाकी कॉलीग्स एक पार्टी रख रहे हैं और जानबूझकर उसे इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन नाजोंग हार मानने वाली नहीं होती। उसी शाम वो खुद ही सीधे उस पार्टी में पहुंच जाती है। ये देखकर मिसुक तुरंत साफ साफ बोल देती है कि जो नाजोंग को ये सब मौके अपने पति के रिश्ते की वजह से मिल रहे हैं। नाजोंग सफाई देना चाहती है, लेकिन कोलेगी उस पर भरोसा नहीं करते, उल्टा उसे बेशर्म तक कह दिया जाता है। उधर ज्वांग और लीरी भी अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रही है। हाल ही में कंपनी में एक बेतुकी अफवाह फैल जाती है कि ज्वांग का डिवोर्स होने वाला है। कॉलीग से पूछने पर ज्वांग को पता चलता है कि ये अफवाह ग्रुप लीडर ने उड़ाई है, सिर्फ इसलिए कि उसने ज्वांग को एक मोटेल से निकलते देखा था और फोन पर पति से बहस करते हुए सुन लिया था। वो जिद करता है कि ज्वांग का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में ज्वांग सीधे ग्रुप लीडर के पास जाती है। वो न तो माफी मांगता है न बात संभालता है, उल्टा सबके सामने पूछ बैठता है नया बॉयफ्रेंड कौन है। ज्वांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे पकड़कर सबके सामने बुरी तरह डांट देती है। इसके बाद दोनों को सुपीरियर के पास बुलाया जाता है। ज्वांग को मजबूरी में बताना पड़ता है कि वो मोटेल इसलिए गई थी क्योंकि उस दिन उसका ओव्यूलेशन डे था। अगले दिन ज्वांग अपनी माँ और बहन से मिलती है। बहन अपने दो बच्चों की बातें करते हुए लगातार शेखी बघाड़ती रहती है और फिर ज्वांग से पूछ बैठती है अब भी बच्चा नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड में है या तुम में। ज्वांग जवाब देने की जहमत नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही वो पलटती है उसे माँ और बहन की बातें सुनाई देती है कि बच्चा न होने की वजह जरूर हस्बैंड ही होगा। बातों में कोई बुरी नीयत नहीं होती, फिर भी ज्वांग को गुस्सा आ जाता है। वो साफ कह देती है कि उसका हस्बैंड भी ठीक है और उसकी शादी भी। शांत होने के बाद ज्वांग अपने पति से मिलने उसके घर के बेसमेंट में जाती है। वो अब भी अपनी डॉल्स के बीच बैठा होता है। ज्वांग उसे समझाती है कि वो घर चले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले, लेकिन उसका पति बच्चों की तरह रोने लगता है। वो कहता है कि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस जल्दी से डिवोर्स चाहता है। काफी पूछने पर वो सच बोल देता है। उसे ज्वांग के साथ जिंदगी बहुत सफोकेटिंग लगती है। हर दिन आंख खुलते ही प्रेगनेंसी और बच्चों की बातें। वो कोई ब्रीडिंग मशीन नहीं है। ज्वांग उसके शब्दों को याद करती है और फिर फोन पर देखती है आज ओव्यूलेशन डे है, कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी हाई है। वो कड़वाहट से हंस पड़ती है, फिर अकेले कार में बैठकर फूट फूट कर रोती है। लीरी ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू करती है, लेकिन सामने वाला आदमी अजीब निकलता है। मीटिंग के बाद वो उसके लिए एक कप कॉफी तक ऑर्डर नहीं करता। लीरी उत्साह से खुद को इंट्रोड्यूस करती रहती है और वो आदमी फोन में घुसा रहता है। दो बातें भी पूरी नहीं होती कि वो उठकर जाने की जिद करता है। लीरी नीचे उतरती है तो देखती है कि वही आदमी तुरंत किसी और औरत से मिल रहा है। लीरी दौड़कर उसके पास जाती है और उसे डांट देती है। उसे शक होता है कि ये मैच मेकिंग कंपनी का प्लांटेड आदमी है ताकि महंगे पैकेजेस बिक सके। आदमी उल्टा ताना मारता है, कहता है कि वो बूढ़ी है, फोटोस एडिट करती है और एक ओल्ड मेड है जिसे कोई नहीं चाहता। ये सुनकर लीरी लगभग उस पर टूट पड़ती है। हंगामा करने के बाद उसे अचानक तेज भूख लगती है। वो एक रेस्तरां में जाती है, लेकिन वहाँ ग्रुप में आए लोग उसे घूर घूर कर बातें करने लगते हैं। लैंडलेडी भी इशारों में कह देती है कि वो चली जाए। लीरी बहाना बनाकर उदास मन से बाहर निकल जाती है। उसी पल उसे जबरदस्त अकेलापन महसूस होता है। अपनी हालत सोचकर वो सड़क पर ही रो पड़ती है। उसी समय
समय सांग्यू उधर से गुजरता है। वो लीरी को रोते देख लेता है और उसे स्नेल नूडल्स खाने ले जाता है। सांग्यू ही उसे सबसे बेहतर समझता है। उसे पता है कि लीरी अक्सर खाना गिरा देती है, इसलिए वो पहले ही अपना कोट उसे एप्रन की तरह पहना देता है। लीरी पीते पीते नशे में हो जाती है और सांग्यू के सामने अपनी सारी तन्हाई उगल देती है। उसे सबसे ज्यादा डर है कि वो अकेले बूढ़ी हो जाएगी। नशे में वो एक कस्टमर से उलझने लगती है तो सांग्यू उसे उठाकर बाहर ले जाता है। उसकी पीठ पर लेटी लीरी बिल्कुल बच्चे जैसी लगती है। वो सांग्यू के बॉडी परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू सूंघती रहती है। सांग्यू उसे उसके कमरे तक छोड़ता है और बेड पर सुला देता है, लेकिन नशे के असर में लीरी उसे कसकर पकड़ लेती है और किस कर लेती है। सांग्यू भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और उस रात दोनों एक साथ रहते हैं। जो नाजेओं की परेशानियां अभी खत्म नहीं होती। उसका और मीसुक का झगड़ा सुपीरियर्स तक पहुंच जाता है। मीसुक दावा करती है कि नाजेओं की भर्ती पहले से तय थी। फेयरनेस दिखाने के लिए डिपार्टमेंट हेड को नाजोंग का नाम ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल से हटा देती है। मीसुक और दूसरे इंटर्न्स को डेप्यूटी होस्ट बना दिया जाता है, लेकिन शर्त के साथ, अगर उनकी होस्टिंग कमजोर रही तो उन्हें तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नतीजा वही निकलता है जिसकी उम्मीद थी। अनुभव की कमी के कारण इंटर्न्स रिकॉर्डिंग पूरी तरह बिगाड़ देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग आकर जो नाजेओंग से झगड़ा करते हैं, मानो सारी गलती उसी की हो। जब मीसुक की बारी डेप्यूटी होस्ट बनने की आती है तो शुरुआत में वो बेहद कॉन्फिडेंट रहती है, लेकिन लाइव आते ही सब गड़बड़ हो जाता है। वो बार बार मेन होस्ट को इंटरप्ट करती है और प्रोडक्ट चखते वक्त उल्टी तक कर देती है। प्रोग्राम खत्म होते ही होस्ट उसे फटकार लगाता है और साफ कह देता है कि इस बार शो खराब करने की जिम्मेदारी उसी की है। उसी दिन नजोंग किंडरगार्टन जाती है अपने बेटे को लेने। संयोग से वहाँ मीसुक का पति भी अपनी बेटी को लेने आता है। नजोंग को याद आता है कि ये आदमी स्कूल के दिनों में एक डेलिंक्वेंट था। उसका बेटा भी बताता है कि मीसुक की बेटी अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहती। ये सोचकर नजोंग बहाना बनाकर उस आदमी को रोक लेती है और टीचर से कहती है कि ये बिना माँ को बताए बच्ची को ले जाने आया है, किसी गलत इरादे से बचने के लिए। नजोंग उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। थोड़ी देर बाद मीसुक भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपने पति को डांटती है और पैसे देने की मांग करती है। सब शांत होने के बाद नाजोंग के दिलासे पर मीसुक अपना दिल खोल देती है। सच ये होता है कि वो स्वीट कंपनी में किसी भी हाल में जगह बनाना चाहती है ताकि अपने बच्चे की कस्टडी जीत सके, लेकिन प्रोग्राम खराब होने के बाद उसे डर लगता है कि कहीं उसे निकाल ना दिया जाए। नजोंग का दिल पिघल जाता है। वो मीसुक को अपना नोटबुक दे देती है। अब मीसुक भी उससे दुश्मनी नहीं रखती। वो खुद रिक्वेस्ट करती है कि नजोंग उसे पर्सनली सिखाए। नजोंग उसे अपने घर ले जाती है और पूरे मन से होस्टिंग के सारे स्किल्स सिखाती है। उसकी गाइडेंस से अगली बार एमाइसुक की होस्टिंग लगभग परफेक्ट होती है। इस तरह दोनों की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती है और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। उसी शाम नजोंग घर लौटती है तो मेड अचानक जॉब छोड़ देती है। कारण ये कि उसके वर्किंग आवर बहुत इरेगुलर है। नजोंग परेशान हो जाती है। इतनी जल्दी कोई नई मेड मिलना मुश्किल है। वो अपने फादर इन लॉ को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि वो गिरने की वजह से पैर में चोट खा चुके हैं और चल नहीं सकते। नजोंग को कोई और रास्ता सोचना पड़ता है। उधर लीरी भी अपने ही उलझन में फंसी हुई है। पिछली रात नशे में वो सांग्यू के साथ एक इम्पल्सिव फैसला कर बैठी थी। सुबह होश में आने पर उसे पछतावा भी होता है और दिमाग भी घूमता रहता है। उसके कानों में सांग्यू के वो शब्द गूंजते रहते हैं, एक दिन मैं तुम्हें मुझे पसंद करने पर मजबूर कर दूंगा। लीरी समझ नहीं पाती कि इसका मतलब क्या था। क्या वो एक कन्फेशन था या बस एक हल्की सी बात। वो खुद को समझाने लगती है। अगर ये नजोंग होती तो वो कहती कि ये बस एक आदमी की चाल थी। अगर ज्वांग होती तो वो इसे रोमांटिक कन्फेशन मान लेती। लीरी तय नहीं कर पाती कि सांग्यू के दिल को कैसे समझे। अगली सुबह दोनों अपने अपने घरों से एक ही समय बाहर निकलते हैं। आमने सामने के फ्लैट्स होने की वजह से टकराव हो जाता है। अजीब माहौल से बचने के लिए लीरी झूठ बोल देती है कि उसे नशे के बाद कुछ भी याद नहीं। हैरानी की बात यह होती है कि सांग्यू भी बात को हल्के में ले लेता है और कुछ नहीं कहता। ऑफिस में लीरी का ध्यान काम में नहीं लगता। वो सोचती रहती है क्या सांग्यू उससे नाखुश था। जिज्ञासा में वो अपने जूनियर से पूछती है कि सांग्यू की खुशबू इतनी अलग क्यों है। जवाब मिलता है वो फेरोमोन है, यानी आदमी की नेचुरल अट्रैक्शन। लीरी को यकीन नहीं होता। उसे याद है कि पहले सांग्यू एकदम साधारण लगता था। पक्का करने के लिए वो सांग्यू को मैसेज भेजती है और फिजिकल थेरेपी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो खुद को समझाती रहती है कि वो बस अपना भ्रम तोड़ने जा रही है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान सांग्यू की आंखों की चमक देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। बाहर आते वक्त वो उसे एक फीमेल नर्स से हंसते हुए बात करते देखती है और अचानक जलन महसूस करती है। सांग्यू डिनर का इनवाइट देता है, लेकिन लीरी रूठकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से एक गाड़ी तेजी से आती है। क्रिटिकल मोमेंट में सांग्यू उसे कसकर पकड़ लेता है। लीरी का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसकी स्मार्ट वॉच हार्ट रेट
रेट अलार्म देने लगती है। वो झट से वॉच उतार देती है, अब भी अपने एहसासों को मानने से इनकार करते हुए। उधर ज्वांग, जिसे पति ने डिवोर्स की बात कह दी है, घर की सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी जड़ी बूटियां फेंक देती है। जब उसकी माँ को ये पता चलता है तो वो साथ देने की बजाय उसे सहने की सलाह देती है। उसके हिसाब से पति अफेयर नहीं कर रहा और हिंसक भी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। बार बार पूछने पर ज्वांग को समझ आता है कि माँ डिवोर्स इसलिए नहीं चाहती क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर ज्वांग टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ के लिए इज्जत बेटी की खुशी से ज्यादा अहम है। उसे याद आता है कि शादी से पहले भी उसे हस्बैंड में कुछ अजीब लगा था, लेकिन माँ ने यही कहकर दबा दिया था कि वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। माँ अपने फैसले को तेरे भले के लिए बताती रहती है। ज्वांग का सब्र टूट जाता है। वो माँ पर खुदगर्ज होने का आरोप लगाती है। टूटे दिल के साथ वो लीरी के घर जाती है और उसकी बाहों में खूब रोती है। लीरी उसे संभालती है। थोड़ी देर में ज्वांग का मन हल्का हो जाता है। बातों बातों में लीरी उसे बताती है कि सांग्यू सामने वाले फ्लैट में रहता है। ज्वांग का मूड बदलने के लिए वो सीधे सांग्यू के घर पहुंच जाती है और उसे ड्रिंक के लिए बुला लेती है। शराब के असर में आमतौर पर शांत रहने वाली ज्वांग अचानक लाइवली हो जाती है। सांग्यू भी उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वो क्यूट है। ज्वांग बेपरवाह होकर सीधे सांग्यू से पूछ बैठती है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो क्या वो डेट करना चाहेगा? ये सुनते ही लीरी के अंदर आग सी लग जाती है, लेकिन सांग्यू शांति से जवाब देता है, उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई है जिसे वो पसंद करता है। सांग्यू की बात अभी पूरी ही हुई थी कि लीरी का दिल फिर से बेढंग से धड़कने लगता है। ज्वांग बेचैनी से पूछती है कि आखिर सांग्यू किसे पसंद करता है। तभी अचानक लीरी का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ जाता है। उधर जोना जोंग अब भी बच्चों की देखभाल के लिए किसी का इंतजाम ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि अपनी माँ से कुछ दिनों के लिए मदद मांग ले, लेकिन फिर याद आता है कि माँ पहले ही उसके भाई और भाभी के बच्चों को संभालती है। नजोंग नहीं चाहती कि उसकी माँ और ज्यादा थक जाए, लेकिन माँ का दिल हमेशा बच्चों में ही अटका रहता है। नजोंग के काम पर जाने के बाद माँ घर आकर खाना बनाती है, सफाई करती है और सब निपटाकर जल्दी से अपनी पोती को स्कूल से लेने भागती है। पूरी लगन से पोती का ख्याल रखने के बावजूद बहू ने कभी एक अच्छा शब्द तक नहीं कहा। उल्टा माँ को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। हर वक्त नई नई डिमांड्स। नजोंग का भाई और भी ज्यादा सेल्फिश है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नजोंग माँ से मदद मांगने वाली है, वो तुरंत कॉल करता है। ऊपर से कहता है, माँ को ज्यादा मत थकाना। उसी शाम नजोंग अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करती है। माँ अपना दिल खोलकर बताती है, वो भी इंसान है, वो भी चाहती है आराम से बुढ़ापा बिताना, फ्लावर अरेंजमेंट सीखना, कॉफी बनाना सीखना। लेकिन हकीकत ये है कि हर दिन बच्चों की जिंदगी समेटते संवारते उसका वक्त निकल जाता है। एक दिन की भी छुट्टी नहीं। नजोंग अपनी माँ को देखकर अंदर से टूट जाती है। रात में माँ के फोन के चैट ग्रुप में एक मैसेज देखकर नजोंग चुप हो जाती है। उसे पता चलता है कि माँ अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन बच्चों और नातियों की वजह से कभी जा नहीं पाई। सोने से पहले नजोंग प्यार से माँ के हाथों पर क्रीम लगाती है। कब से पता नहीं, लेकिन उसे एहसास होता है कि जिस माँ को वो सबसे ज्यादा चाहती है वो बहुत बूढ़ी हो गई है। अगली सुबह माँ फिर से बेटी के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही होती है। माँ के हाथ का खाना खाते हुए नजोंग को अजीब सा सुकून मिलता है। शाम को भाई और भाभी नजोंग के घर आते हैं। भाभी माफी मांगती है और माँ से कहती है कि वो फिर से बच्चों को संभालने आ जाए, लेकिन बातों में उनका रवैया जरा भी सच्चा नहीं होता। ऊपर से ये भी जोड़ देते हैं कि माँ हर काम में अच्छी है, बस पर्सनालिटी थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए। नजोंग अब और नहीं सह पाती। वो सीधे भाई के मुंह पर कह देती है कि वो कितना सेल्फिश है। पहले भी भाई ने माँ को फुल टाइम मेड समझ लिया था। इसी वजह से नजोंग को खुद काम और बच्चों के बीच टूटना पड़ा और आखिरकार जॉब छोड़नी पड़ी। माँ ने उन्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कोई गुलाम नहीं जो बुलाने पर आए और निकालने पर चला जाए। भाई को माँ को हुक्म देने का कोई हक नहीं। नजोंग एक एक कर उसकी सारी गलतियां गिना देती है। भाई भी पीछे नहीं हटता। हालात लड़ाई तक पहुंच जाते हैं। माँ और भाभी बीच में आकर किसी तरह झगड़ा रोकती है। नजोंग को खुद के लिए बुरा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा वो माँ के लिए सोचती है। वो नहीं चाहती कि माँ यूं ही जिंदगी भर कुर्बानी देती रहे। वो चाहती है कि माँ थोड़ा सेल्फिश बने और अपनी जिंदगी जिए। अगले दिन भाभी फिर से माँ को खाने पर बुलाती है और माफी मांगती है। फिर से बच्चों को संभालने की बात करती है, लेकिन इस बार माँ साफ मना कर देती है। अब वो अंधाधुंध त्याग नहीं करेगी। बच्चों और नातियों की खुशी से अपनी जिंदगी को डिफाइन नहीं करेगी। उसी शाम नजोंग अपनी माँ को ट्रैवल वोचर देती है। वो चाहती है कि माँ अपनी जिंदगी की खुशी खुद महसूस करे बच्चों की देखभाल के लिए। नजोंग ने अपने फादर इन लॉ से बात कर ली है। उनके पैर की चोट ठीक हो चुकी है और उन्हें बच्चों के साथ खेलना पसंद है। वो सबसे सही ऑप्शन है। अगले दिन माँ अच्छे से तैयार होकर चेहरे
चेहरे पर चमक और जोश लिए अपनी सहेलियों के साथ एक नई आजाद यात्रा पर निकल जाती है। माँ की यात्रा तय होते ही नाजियों की अगली चिंता सामने आती है। उस शाम वो अपने पति को नशे में घर लौटते देखती है। वो कुछ नहीं बोलता, पूछने पर भी चुप रहता है। अगले दिन मिसुक नाजोंग को एक बात बताती है। कंपनी में चर्चा है कि एक फीमेल होस्ट ने जहर खा लिया और कहा जा रहा है कि इसका रिश्ता नाजोंग के पति से है। नाजोंग कुछ जूनियर्स से पूछती है। उनके मुताबिक वो औरत उसके पति की लवर थी। कई बार लोगों ने उन्हें अकेले साथ देखा था, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट हेड ने भी नाजोंग के पति को डांटा था। कहा था कि उसे घर पर अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सुनकर नाजोंग सीधे अपने पति से सवाल करती है। वो अफेयर की सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन पति कुछ भी साफ नहीं कहता, बस इतना बोलता है कि उसके अपने दुख थे। उसका ये रवैया नाजियोंग को अंदर तक तोड़ देता है। जो नाजियोंग की नजर में उसका पति हमेशा खुद को सही मानता है, वो तानाशाही और पेट्रियार्की है। उधर उसका पति भी भड़क जाता है। वो नाजियोंग पर आरोप लगाता है कि उसने पूरी बात समझे बिना ही उसे जज कर लिया। इसी बात पर उस शाम पति पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है और पति घर छोड़कर चला जाता है। नाजियोंग पूरी रात इंतजार करती रहती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। बहस के बीच नाजियोंग को अनजाने में अपने पति के साथ बिताए पुराने खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। एक समय था जब नाजियोंग कंपनी की सबसे मशहूर शॉपिंग चैनल होस्ट थी और उसका पति नो वोनजिन लीरी भी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ढूंढ रही है। उस शाम वो सांग्यू के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि सांग्यू झूठ बोल देता है, कहता है कि वो और लीरी डेटिंग कर रहे हैं और एक्स बॉयफ्रेंड से कहता है कि वो ध्यान रखे। लीरी के गाल लाल पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सांग्यू के दिल में चल क्या रहा है, लेकिन उस रात के बाद लीरी और सांग्यू के बीच अजीब सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। लीरी सांग्यू को धन्यवाद देती है, कहती है कि भले ही उसके दिल में कोई और हो, फिर भी उसने उसकी मदद की। बस यही बात सुनते ही सांग्यू साफ साफ कन्फेस कर देता है। उसके दिल में जो है वो लीरी ही है। वो बताता है कि स्कूल के समय से ही वो उसे पसंद करता रहा है। इतने साल बाद फिर मिलकर वो बेहद खुश है। सांग्यू कहता है इस दुनिया में कोई और नहीं जो उसके दिल की धड़कन लीरी की तरह बढ़ा सके। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे डेट करने का मौका देगी। लीरी झिझकती है। सांग्यू उसे दबाव नहीं देता, कहता है कि वो इंतजार कर सकता है। ज्वांग उलझन में पड़ जाती है। लीरी क्यों हाँ नहीं कह रही। लीरी बस इतना कहती है, उसे सांग्यू से नफरत नहीं है। उसी वक्त एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि वो अब भी लीरी को पसंद करता है, शादी करना चाहता है और चाहता है कि वो सांग्यू से दूर रहे। लीरी बस कुछ शब्द कहती है और फोन काट देती है। वो उसकी बनावटी पर्सनैलिटी कब की समझ चुकी है। उधर ज्वांग अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला ले रही होती है। उस दिन वो और उसका पति फैमिली कोर्ट जाकर डिवोर्स फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद पति उसे आखिरी कॉफी पर ले जाता है। वो माफी मांगता है, कहता है कि पिछली लड़ाई में उसे इतने कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। वो मानता है कि ज्वांग की माँ बनने की चाह उससे बेहतर कोई नहीं समझता। ज्वांग धीरे से साई करती है। वो मानती है कि बच्चा चाहने की उसकी वजह दरअसल टूटते रिश्ते को जोड़ने की कोशिश थी। अब अगर बच्चे नहीं भी हुए तो भी ठीक है। ज्वांग बस एक सवाल पूछती है, क्या शादी के समय उसने उसे सच में प्यार किया था। ओ सांगमिन बिना हिचकिचाहट हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाता कि अगर ऐसा था तो शादी के बाद उसे डॉल्स की जरूरत क्यों पड़ी। वो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन ज्वांग से मिलने के पल और उनका प्यार अब भी उसके दिमाग में साफ है। कई साल पहले जब नजोंग और वंजिन डेटिंग कर रहे थे, वो एक बार अपनी दोनों सहेलियों के साथ खाने गए थे। संयोग से वहाँ ओ सांगमिन भी मिल गया। वो वंजिन के कॉलेज क्लब का दोस्त था। अकेला देखकर तीनों लड़कियों ने उसे अपने साथ बैठने को कहा। सांगमिन सोशल नहीं था। ज्वांग ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, कटलरी तक सजा दी। डेटिंग के दौरान ज्वांग ने एक जोड़ी शूज पसंद की और सांगमिन से कहा कि वो उसे दिला दे। सांगमिन बच्चे की तरह बोला, सुना है जूते देने से लोग दूर चले जाते हैं। ज्वांग को वादा करना पड़ा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, तभी उसने जूते खरीदे। आज ज्वांग उन यादों में डूबी रहती है। जितनी मीठी यादें उतना ही कड़वा आज। अगले दिन नजोंग और उसकी दोनों सहेलियां एक जूनियर की शादी में जाती है। दोनों दोस्तों की हालत सुनकर नाजोंग फुट फुट कर रो पड़ती है। उसे अफसोस होता है कि वो समय पर अपनी सबसे करीबी सहेलियों का ख्याल नहीं रख पाई। उसी शादी में लीरी का एक्स बॉयफ्रेंड फिर सांग्यू से झगड़ा करने आता है। लीरी के डांटने पर दोनों पुरुष फिलहाल शांत हो जाते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड अब भी अड़ा रहता है। उसे यकीन है कि लीरी अब भी उससे प्यार करती है और सांग्यू को बस उसे जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लीरी तुरंत साफ मना कर देती है। वो सबके सामने कह देती है कि उसे सांग्यू पसंद है। वो ये भी खुलकर कह देती है कि वो और सांग्यू एक रात साथ बिता चुके हैं। इतनी साफ और सख्त रिजेक्शन के बाद एक्स बॉयफ्रेंड आखिरकार हार मान लेता है। सांग्यू बेहद खुश होता है। वो लीरी के और
करीब जाना चाहता है। लीरी थोड़ी हिचकिचाती है। वो मानती है कि उसने सांग्यू की कन्फेशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन साथ ही साफ कहती है कि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती है। लीरी और सांग्यू के बीच ये बदलाव देखकर जो नाजेयोंग और जुआंग के मन में भी कई तरह की भावनाएं उठती हैं। दोनों को लगता है कि लीरी ने सांग्यू के साथ बिताई रात के बारे में उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें सच में परिवार मानती है। कभी कभी सबसे करीबी रिश्तों में ही कुछ बातें कह पाना सबसे मुश्किल होता है। यही सोचते हुए नाजोंग को अचानक एहसास होता है, क्या उसके पति की चुप्पी के पीछे भी कोई मजबूरी या दर्द छुपा हो सकता है। नाजोंग कंपनी की डिपार्टमेंट हेड से मिलती है और अपने पति के कथित अफेयर के बारे में पूछती है। डिपार्टमेंट हेड बताता है कि उसने सिर्फ कुछ बुरी अफवाहें सुनी थी, इसीलिए उसने नो वन जिन को बुलाकर काफी डांटा था। लेकिन बात करते हुए नाजोंग नोटिस करती है कि डिपार्टमेंट हेड के जेस्चर्स कुछ अजीब से हैं। शक गहराता है। नाजोंग हॉस्पिटल जाकर उस लड़की के रूम के बाहर पहुंचती है जिसे उसके पति की लवर कहा जा रहा था। वहाँ वो अनजाने में येना की खुद से की जा रही बातें सुन लेती है। येना अपराध बोध में डूबी लगती है, लेकिन सवाल करने पर कुछ नहीं बताती। उसी वक्त मीसुक नाजोंग को एक स्नीक फोटो भेजती है। फोटो में दिखता है कि किसी ने सीनियर मैनेजमेंट को ईमेल भेजकर डिपार्टमेंट हेड पर फीमेल एम्प्लॉइज को हैरास करने का आरोप लगाया है। मीसुक अंदाजा लगाती है कि शायद वॉन्जिन का अफेयर था ही नहीं, वो बस उस लड़की की मदद करना चाहता था जो हरासमेंट झेल रही थी और इसी वजह से वो खुद मुसीबत में फंस गया। नाजोंग को याद आता है कि डिपार्टमेंट हेड ने पहले भी हीना के साथ बदतमीजी की थी और उसका व्यवहार पहले से ही क्वेश्चनेबल रहा है। अब उसे यकीन हो जाता है कि शायद उसने अपने पति को गलत समझा। नाजोंग तुरंत वॉन्जिन को मैसेज भेजकर माफी मांगती है। कुछ देर बाद वॉन्जिन घर लौट आता है और आखिरकार सच्चाई बता देता है। वो साफ कहता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई गलत रिश्ता नहीं था, वो बस उसे डिपार्टमेंट हेड के हैरेसमेंट से बचाना चाहता था। नाजोंग उसे प्यार से ढाढ़स बंधाती है। वो जानती है कि उसका पति शुरू से ही एक नेक दिल इंसान रहा है, लेकिन हैरेसमेंट कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये मामला आगे बढ़ा तो दोनों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अपने परिवार और करियर को बचाने के लिए नाजोंग अपने पति से कहती है कि वो इस मामले से पीछे हट जाए। वॉन्जिन मान जाता है और वादा करता है कि वो अब उसे इस बारे में परेशान नहीं होने देगा। सब ठीक लगने लगता है, लेकिन नाजोंग के दिल में फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। एक दिन किंडरगार्टन से कॉल आता है और नाजोंग को स्कूल बुलाया जाता है। क्लास में एक बच्ची गिर गई थी। उसका कहना था कि एक लड़के ने उसे धक्का दिया। संयोग से नाजोंग का बेटा वहीं मौजूद था। उसने टीचर से कहा कि लड़की खुद गिरी थी, किसी ने धक्का नहीं दिया। टीचर फैसला नहीं कर पाती और नाजोंग को बुला लेती है। नाजोंग अपने बेटे से फिर पूछती है। वो वही बात दोहराता है। नाजोंग बेटे पर भरोसा कर लेती है और सोचती है कि शायद लड़की ने गलत समझा। कुछ दिन बाद नाजोंग बेटे के बैग में एक अजनबी टॉय कार देखती है। बार बार पूछने पर बेटा सच बता देता है। उस दिन उस लड़के ने वाकई लड़की को धक्का दिया था। बेटा टीचर को सच बताना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने उसे टॉय कार देकर चुप रहने को कहा था। सच जानकर नाजोंग सख्ती से बेटे को डांटती है। वो कहती है कि झूठ बोलने से आगे चलकर वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इन दिनों नाजोंग अक्सर बेटे को जागती हुई अंतरात्मा वाली कहानियां पढ़ाती है, लेकिन अब उन्हीं कहानियों को पढ़ते हुए उसे खुद अपनी चुप्पी याद आती है। हरासमेंट के मामले में आंखें बंद करना उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोटने लगती है। कई रातों की बेचैनी के बाद नाजोंग फैसला कर लेती है वो अपने पति के साथ मिलकर फीमेल कॉलीग के हरासमेंट केस को कंपनी की एथिक्स कमेटी में रिपोर्ट करेगी। अगर एक माँ होकर वो खुद झूठ का साथ देगी तो अपने बच्चों को सच और ईमानदारी सिखाने का उसे क्या हक होगा। वॉन्जिन भी उसके फैसले से सहमत होता है। माता पिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। इधर नाजोंग फैसला ले रही होती है, उधर उसकी दोनों सहेलियां भी अपनी अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ी हैं। लीरी ने अभी अभी सांग्यू के साथ डेटिंग शुरू की है। पिकनिक की तैयारी में वो किचन में ढेर सारे राइस बॉल्स बना रही होती है। मस्ती मस्ती में वो सांग्यू से उसकी पास्ट लव लाइफ के बारे में पूछ लेती है। सांग्यू ईमानदारी से बताता है 3 लोग, 2 शॉर्ट रिलेशनशिप्स और एक 3 साल का रिश्ता जो उसी हॉस्पिटल की एक फीमेल डॉक्टर के साथ था। ये सुनते ही लीरी को जलन होने लगती है। वो ब्रेकअप की वजह और पुरानी बातें जानना चाहती है। सांग्यू पूरा बोल भी नहीं पाता कि लीरी भड़क जाती है। क्या उसने नहीं कहा था कि वो उसका फर्स्ट लव है? तो फिर इतनी लंबी रिलेशनशिप कैसे? अगली डेट पर भी लीरी वही सवाल दोहराती है, एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, कहीं वो उससे मिलती जुलती तो नहीं? सांग्यू समझ जाता है कि लीरी जेलस और इनसिक्योर है। वो जानबूझकर मजाकिया बातें करके उसे टीज करने लगता है। डिवोर्स हो जाने के बाद भी ज्वांग अपने एक्स हस्बैंड को भूल नहीं पाती। कभी कभी वो ऑनलाइन जाकर डॉल्स कलेक्ट करने वाले लोगों की साइकोलॉजी पढ़ती है। ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके पति के उस शौक की वजह क्या थी। उधर जो नाजोंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपने बच्चों के सामने मिसाल बनने के लिए नाजोंग और उसके पति डिपार्टमेंट हेड
के हरासमेंट मामले को कंपनी की एथिक्स कमेटी में रिपोर्ट कर चुके हैं। कमेटी डिपार्टमेंट हेड को बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन वो खुलकर झूठ बोल देता है, सारे आरोपों से इनकार करता है और उल्टा सारा दोष उस फीमेल कॉलीग पर डाल देता है। कहता है कि वही उसे परेशान कर रही थी। जब डिपार्टमेंट हेड को पता चलता है कि नजोंग के पति को भी कमेटी ने बुलाया है तो वो घबरा जाता है। उसी शाम काम के बाद वो येना से मिलता है, वही जूनियर एम्प्लॉय जिसे उसने पहले भी परेशान किया था। प्रोसेस के हिसाब से येना को अगला समन आना तय था। डिपार्टमेंट हेड इशारों इशारों में येना से कहता है कि बात को छोटा बना दे, इसके बदले उसे प्राइम टाइम स्लॉट में ऑन एयर कराने का वादा करता है। काफी सोच विचार के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए येना झूठ बोलने को तैयार हो जाती है। इसी बीच येना को ऑफिशियली प्राइम टाइम शो का होस्ट बना दिया जाता है। नाजोंग और मिसु दोनों समझ जाती हैं येना को चुप रहने के बदले इनाम दिया गया है। नाजोंग को पूरा यकीन हो जाता है कि डिपार्टमेंट हेड ने सिर्फ एक दो नहीं कई फीमेल एम्प्लॉइज को हरास किया होगा। अगर और विक्टिम्स मिल जाएं तो सच्चाई सामने आ सकती है। वो 2 जूनियर कलीग्स से डिपार्टमेंट हेड के बारे में पूछती है। उनसे पता चलता है कि एक फीमेल इंटर्न डिपार्टमेंट हेड के अंडर काम कर चुकी थी और 3 महीने भी पूरे होने से पहले जॉब छोड़कर चली गई थी। नाजोंग को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो प्रोड्यूसर से उस इंटर्न का कांटेक्ट मांगती है। प्रोड्यूसर उसकी मदद करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की जॉब छोड़ने के बाद विदेश पढ़ने चली गई होती है। इससे भी बुरा ये कि नाजोंग की पूछताछ की खबर डिपार्टमेंट हेड तक पहुंच जाती है। अब वो पलटवार की तैयारी करता है। डिपार्टमेंट हेड सप्लायर डायरेक्टर को आगे करता है। वो नाजोंग के पति से कांटेक्ट करवा देता है और कहता है कि आने वाले प्रोग्राम में प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी है। वो झूठ बोलता है कि ये बात डिपार्टमेंट हेड से तय हो चुकी है। नाजोंग का पति कंफर्म करने के लिए डिपार्टमेंट हेड को कॉल करता है, लेकिन वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता। ब्रॉडकास्ट का समय नजदीक होता जा रहा होता है। मजबूरी में उसे सप्लायर डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है और लाइव प्रोग्राम में प्राइस घटानी पड़ती है। प्रोग्राम खत्म होते ही डिपार्टमेंट हेड भड़क जाता है। वो कहता है कि उसने कभी प्राइस कम करने की बात नहीं की। उल्टा नाजोंग के पति पर आरोप लगाता है कि उसने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। सप्लायर डायरेक्टर भी डिपार्टमेंट हेड के साथ मिलकर सब कुछ नकार देता है। गुस्से में नाजोंग का पति सप्लायर डायरेक्टर से उलझ पड़ता है। डिपार्टमेंट हेड इसी बात को हथियार बना लेता है और कहता है कि इस पूरे इंसिडेंट की जिम्मेदारी नाजोंग के पति को लेनी होगी। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरी तरह एक जाल में फंस चुका है। वो खुद को बेहद दोषी महसूस करता है। नाजोंग अपने पति को दोष नहीं देती। वो उसका सिर ऊंचा रखने को कहती है और वादा करती है कि वो उसकी बेगुनाही जरूर साबित करेगी। एथिक्स कमेटी में कंप्लेंट करने के बाद नाजोंग के पति का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके उलट झूठी गवाही देने की वजह से येना को प्रमोशन मिल जाता है और वो प्राइम टाइम की होस्ट बन जाती है। नाजोंग येना से अकेले में मिलती है। वो उसे स्वार्थी होने के लिए टोकती है, याद दिलाती है कि कंपनी में आने के शुरुआती दिनों में उसके पति ने उसकी कितनी मदद की थी, लेकिन येना सब कुछ नकार देती है। वो मानने से इनकार कर देती है कि उसने झूठ बोला था और नाजोंग या उसके पति के पक्ष में खड़ी होने से मना कर देती है। अब नाजोंग सप्लायर डायरेक्टर के पास जाती है, लेकिन वो मिलने से मना कर देता है। स्टाफ को कह देता है कि नाजोंग को बाहर निकाल दिया जाए। नाजोंग हार नहीं मानती। वो डायरेक्टर की सोशल मीडिया एक्टिविटी खंगालती है और पता लगाती है कि वो अक्सर एक गोल्फ क्लब जाता है। एक दिन नाजोंग खुद क्लब पहुंच जाती है। रिसेप्शनिस्ट से झूठ बोलती है कि डायरेक्टर ने उससे पैसे उधार लिए हैं और कहती है कि जैसे ही वो आए उसे तुरंत बता दिया जाए। उधर कंपनी में डिपार्टमेंट हेड नाजोंग पर दबाव बढ़ाने लगता है। वो चाहता है कि नाजोंग खुद ही टूट जाए और नौकरी छोड़ दे। इसके लिए वो उसे बेहद टाइट शेड्यूल दे देता है। लगातार रात और तड़के प्रोग्राम्स होस्ट करने पड़ते हैं नौकरी बचाने के लिए। नाजोंग चुपचाप सब सह लेती है बिना शिकायत किए। दिन रात ओवर टाइम करने लगती है। इतनी मेहनत के बाद भी डिपार्टमेंट हेड बहाने ढूंढकर नाजोंग को परेशान करता रहता है। वो कहता है कि कैमरा पर उसकी स्किन अच्छी नहीं दिखती, उससे कस्टमर्स का बाइंग डिजायर नहीं जगता। उल्टा उसे ताना मारता है कि उसे अपनी स्किन केयर करना भी नहीं आता। आखिर में तो वो साफ कह देता है अगर इतना भी सह नहीं सकती तो नौकरी छोड़ दे। लीरी भी अपनी ही उलझन से जूझ रही है। सांग्यू के साथ डेटिंग शुरू होने के बाद उसे वो खुशी मिल रही है जो बहुत समय से उससे दूर थी, लेकिन जैसे ही अर्ली मेनोपॉज का ख्याल आता है दिल भारी हो जाता है। उसके जूनियर्स तक कह देते हैं कि अगर शादी से पहले उसने ये बात छुपाई तो वो धोखा देने जैसा होगा। इससे लीरी का मानसिक बोझ और बढ़ जाता है। असल जिंदगी में सांग्यू उसे बेहद प्यार करता है, नरमी से बात करता है, खुद खाना बनाकर खिलाता है और उसी रात सांग्यू उसे प्रपोज कर देता है। वो उसका हाथ पकड़कर बाकी जिंदगी साथ बिताना चाहता है। लीरी हिचकिचा जाती है, खास तौर पर अर्ली मेनोपॉज के बारे में सोचकर। उसी वक्त नाजोंग का कॉल आता है। उस रात उसके फादर इन लॉ, जो आमतौर पर बच्चों को संभालते थे, अपने होम टाउन जाने वाले होते
होते हैं। मजबूरी में नाजोंग मदद मांगती है। लीरी और सांगयू फौरन नाजोंग के घर पहुंचते हैं। सांगयू दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाता है और पूरे मन से उनके साथ खेलता है। थोड़ी देर बाद लीरी उसे पूछती है क्या उसे सच में बच्चे पसंद है। सांगयू बिना झिझक कहता है हाँ। वो बताता है कि वो ओनली चाइल्ड था और बचपन से बहुत अकेला रहा, इसलिए वो हमेशा एक छोटे खुशहाल परिवार का सपना देखता रहा है। वो कहता है कि अगर उसने कभी लीरी से शादी की तो वो उसकी तरह एक प्यारी सी बेटी चाहेगा। ये सुनते ही लीरी चुप हो जाती है। उधर नाजोंग को रिसेप्शनिस्ट का मैसेज मिलता है, डायरेक्टर आज गोल्फ क्लब आया है। मौका हाथ से न जाने देने के लिए नाजोंग तुरंत क्लब की तरफ भागती है, लेकिन बदकिस्मती से डिपार्टमेंट हेड भी डायरेक्टर के साथ ही होता है। डिपार्टमेंट हेड नाजोंग को जोर से धक्का देता है और उसे रुक जाने का हुक्म देता है। घर लौटकर लीरी उसकी उंगली पर बैंडेड लगाती है। नाजोंग खुद को अजीब सा खोया हुआ महसूस करती है। उसे शक होने लगता है कि दूसरों की मदद के लिए जो वो कर रही है वो सही भी है या नहीं। पहली बार वो समझौता करने और नौकरी छोड़ने के बारे में सोचती है। तभी सांग्यू उसे हौसला देता है। वो कहता है भलाई करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आज तुम पीछे हट गई तो शायद खुद को समझा लोगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे कल वो भी जिम्मेदारी से भागना सीख जाएंगे। सांग्यू की बातें नाजोंग को फिर से मजबूत कर देती है। उसे याद आता है कि डायरेक्टर और डिपार्टमेंट हेड अक्सर एक ही कार में आते जाते हैं। शायद कार की डैशबोर्ड कैमरा किसी अहम सच को रिकॉर्ड कर चुकी हो। अगली सुबह नाजोंग देखती है कि उसके दोनों बेटे खुद ही अपने मोजे पहन चुके हैं। भले ही माता पिता का वक्त अब उनके साथ कम हो गया हो, लेकिन बच्चे अपनी बिजी माँ को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अब उसके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान रहती है। अपने बच्चों की उस मुस्कान को देखकर नाजोंग तय कर लेती है वो आखिरी दम तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। लीरी भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही है। वो दोबारा हॉस्पिटल जाती है। टेस्ट रिजल्ट्स पहले जैसे ही आते हैं, कोई गलती नहीं थी। वो सच में अर्ली मेनोपॉज से गुजर रही है। डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है, लेकिन सांग्यू के सामने लीरी झूठ बोल देती है। कहती है ये सिर्फ विटामिन है। सांग्यू ज्यादा नहीं सोचता और लीरी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब वो सांग्यू की बाहों में सिमटकर मूवी देख रही होती है तो अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सांग्यू से बेहद प्यार करती है, लेकिन आने वाले कल को लेकर डरी हुई है। ज्वांग भी अपनी खुशी की आखिरी रस्साकशी में है। डिवोर्स के बाद उसका एक्स हस्बैंड उसे एक जोड़ी जूते देता है, वही जूते जो ज्वांग हमेशा चाहती थी। शुरुआत में उसने ये जूते इसलिए नहीं दिलाए थे क्योंकि उसे डर था कि अगर ज्वांग खूबसूरत जूते पहनेगी तो उसे छोड़कर चली जाएगी। अब वो उसे खुलकर जाने देना चाहता है और चाहता है कि वो नई खुशी ढूंढ ले। ज्वांग का दिल दुख से भारी हो जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी एक्स मदर इन लॉ से कांटेक्ट करती है और डॉल्स के शौक की वजह पूछती है। मदर इन लॉ सच्चाई बताती है, बचपन में उसका बेटा अक्सर रोता था और इसी वजह से उसके पिता उसे मारते थे। एक बार उसकी माँ ने दुकान बंद कर दी और 2 मैनेकिन्स बेसमेंट में रख दिए। वही मैनेकिन्स उसके बेटे का सहारा बन गए। उसे बचाने के लिए माँ ने उनका नाम रखा और झूठ बोला कि वो उसके गार्डियन एंजल्स हैं। बच्चे ने इस पर भरोसा कर लिया। हर बार पिता की मार से बचने के लिए वो बेसमेंट में जाकर उन्हीं एंजल्स के साथ छुप जाता था। ये कहानी सुनाते हुए मदर इन लॉ रो पड़ती है। वो मानती है कि वो ज्वांग पर बच्चों का दबाव इसलिए डालती रही क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चा उसके बेटे के जख्म भर सकता है। ये सच जानकर ज्वांग का मन हल्का हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका पति असल में बस एक घायल बच्चा था। उधर नाजोंग की लड़ाई जारी है। वो पता लगाती है कि डायरेक्टर और डिपार्टमेंट हेड कहाँ मिलने वाले हैं। वो चोरी छुपे वहाँ पहुँचती है और ड्राइवर बनकर डायरेक्टर की गाड़ी चलाने लगती है। उसका इरादा होता है कि मौका देखकर डैशबोर्ड कैमरा की मेमोरी कार्ड निकाल ले, लेकिन तभी वो देखती है कि नशे में धुत यीना को डिपार्टमेंट हेड सहारा देकर बाहर ला रहा है और डायरेक्टर भी बेहुदा हरकतें कर रहा है। यीना की हालत देखकर नाजोंग सब भूल जाती है। वो तुरंत डिपार्टमेंट हेड की कार के सामने गाड़ी अड़ा देती है और यीना को पीछे खींचकर अपने पीछे कर लेती है। नाजोंग की हिम्मत देखकर यीना, जो अंदर से पहले ही टूट चुकी थी, आखिरकार सच बोल देती है। वो साफ कहती है कि वो कभी भी उनके साथ पीने नहीं जाना चाहती थी। डिपार्टमेंट हेड को लात मारकर नाजोंग यीना को वहाँ से ले जाती है। यीना फूट फूट कर अपना दर्द बताती है। गोल्डन टाइम स्लॉट की लालच में उसने अपने जमीर के खिलाफ जाकर झूठ बोला था। जो नाजोंग ने यीना को समझाया कि इतनी भोली मत बनो, इस दुनिया में आसमान से गिरकर किस्मत नहीं मिलती। यीना को अच्छे और बुरे में फर्क करना और खुद को सच में बचाना सीखना होगा। डिपार्टमेंट हेड के दोबारा आने के डर से यीना ने नाजोंग से एक रात रुकने की इजाजत मांगी। नाजोंग ने बिना सोचे अपना बिस्तर यीना को दे दिया। उसे सुलाते हुए कहा, आराम से सो, सुबह
उठते ही सब कुछ बेहतर होगा। रात में नींद न आने पर येना लिविंग रूम में बैठकर कंपनी का शॉपिंग प्रोग्राम देखने लगती है। उसे नाजोंग और उस महिला कर्मचारी के लिए गहरा अफसोस होता है जिसे हरास किया गया था। सफलता की जल्दी में उसने अन्याय पर आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा था कि अगर वो चुप रहेगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अब उसे समझ आता है झूठ और पर्दा डालना आखिरकार खुद को ही चोट पहुंचाता है। उसी रात डिपार्टमेंट हेड को सीधे मुद्दे पर आती है। वो हर तरह के फायदे का वादा करती है और चाहती है कि नजोंग उसके पति के मामले में चुप रहे। नजोंग पूछती है अगर उसका पति इतना बुरा है तो उसने डिवोर्स क्यों नहीं लिया। डिपार्टमेंट हेड को बताती है अपनी बेटी की वजह से वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी हरासर की औलाद कहलाए। नाजोंग शांत स्वर में कहती है शायद उसने कभी अपनी बेटी की असली भावनाएं समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसे पिता के लिए कवर अप करना बच्चे को अंदर से तोड़ देता है। नाजोंग उसे सम्मान देती है और उम्मीद करती है कि वो फिर से वही सम्मानित इंसान बने जो वो पहले थी। अगले दिन नाजोंग और येना एथिक्स कमेटी के सामने जाते हैं। येना अपना पुराना बयान पूरी तरह पलट देती है। वो मान लेती है कि उसने झूठ बोला था और खुलासा करती है कि डिपार्टमेंट हेड अक्सर फीमेल एम्प्लॉइज को हरास करता था। येना की गवाही की वजह से डिपार्टमेंट हेड को तुरंत निकाल दिया जाता है। डिपार्टमेंट हेड को भी खुद इस्तीफा दे देती है। नाजोंग का बेगुनाह पति अपनी पुरानी पोस्ट पर वापस आ जाता है, लेकिन नाजोंग को अंदाजा नहीं होता कि ये जीत एक नई मुसीबत की शुरुआत है। अगले ही दिन मीसुक एक और खबर लाती है। सस्पेंडेड डिपार्टमेंट हेड और सप्लायर कंपनी का डायरेक्टर दोनों पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डायरेक्टर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और एक्सीडेंट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैशबोर्ड कैमरा की फुटेज चेक की गई और उसमें डिपार्टमेंट हेड और डायरेक्टर द्वारा एक महिला कर्मचारी के सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत मिल गए। नाजोंग सन्न रह जाती है। उसे लगा था कि मामला सिर्फ हैरेसमेंट का है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। डिपार्टमेंट हेड के गिरफ्तार होने के बाद डिपार्टमेंट हेड को जेल में अपने पति से मिलने जाती है और उसे इंसान के रूप में जानवर कहती है, लेकिन वो आदमी सारा दोष अपनी पत्नी पर डाल देता है। कहता है अगर वो उसे सम्मान देती तो वो बार बार गलतियां नहीं करता। नाजोंग और उसका पति हॉस्पिटल जाकर उस घायल महिला कर्मचारी से मिलते हैं। लड़की नाजोंग का धन्यवाद करती है कि उसने उसके लिए आवाज उठाई। नाजोंग उसे हौसला देती है अच्छी जिंदगी जीना सबसे बड़ा बदला होता है। इस पूरे मामले के बाद नाजोंग और उसके पति का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। पति अब उसकी हिम्मत और साफ फैसलों से और ज्यादा प्यार करने लगता है। नाजोंग भी उसकी नरमी और दयालुता को और गहराई से समझने लगती है। घर लौटते ही वो काम शुरू कर देती है। फोन से एक वीडियो शूट करती है। डिजाइनर्स की वो चीजें जो सबसे ज्यादा बेकार होती है, लेकिन व्यूज उसकी उम्मीद से बहुत कम आते हैं। नाजोंग समझ नहीं पाती कि गलती कहाँ हो रही है। उसी समय उसकी पूर्व जूनियर ईना मिलने आती है और कोरियन बीफ भी लाती है। नाजोंग को वीडियो बनाते देख ईना उसे सलाह देती है ट्रेंड के पीछे मत भागो, जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है वही करो। ईना की बात नाजोंग को झकझोर देती है। वो सोचने लगती है आखिर उसके लिए सही क्या है। दोपहर में वो अपने दोनों बेटों को स्कूल से लेने जाती है, तभी देखती है कि उसके बेटे की पैंट क्रेयॉन से रंगी हुई है। बस वहीं नाजोंग को जवाब मिल जाता है। इसके बाद वो अपने चैनल का थीम बदल देती है। एक माँ ने जो चीजें इस्तेमाल की है वो माँ होने के अनुभव के इर्द गिर्द कंटेंट बनाना शुरू करती है। कुछ ही समय बाद उसकी पड़ोसन दौड़ती हुई आती है। वो खुशी खुशी बताती है उसने नाजोंग की वीडियो देखी है और चैनल के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर नाजोंग और मेहनत करने का फैसला करती है। वो तुरंत और वीडियोस डालती है, जैसे अलग अलग लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की, वॉशिंग एफिशिएंसी, क्योंकि ये उसका जाना पहचाना क्षेत्र था। व्यूज तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से व्यूज गिरने लगते हैं। नाजोंग बहुत घबरा जाती है। एक दिन स्कूल से बच्चों को लेते वक्त वो दोनों बेटों को कार के सेफ्टी सीट्स में बैठाती है और पड़ोसन से कहती है ये सीट क्वालिटी में बहुत अच्छी है। पड़ोसन तुरंत कहती है तो इसी पर वीडियो क्यों नहीं बनाती। नाजोंग फिर से काम में जुट जाती है। वो पूरी रात जागकर सेफ्टी सीट से जुड़ा डेटा एनालाइज करती है और अगली सुबह वीडियो अपलोड कर देती है। अगली सुबह बहुत जल्दी नाजोंग की नींद फोन की लगातार रिंगिंग से खुलती है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सेफ्टी सीट वाली वीडियो पर हजारों कमेंट्स और मैसेजेस आए हुए थे। वीडियो पूरी तरह वायरल हो चुकी थी, यहाँ तक कि एक एक्टर ने भी कमेंट करके नाजोंग को थैंक यू कहा था। थोड़ी ही देर बाद सेफ्टी सीट बनाने वाली कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव नाजोंग से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि उसकी वीडियो की वजह से सीट की सेल्स अचानक बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि जो कंपनी बंद होने वाली थी वो फिर से बच गई। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि वो प्रोडक्ट को टीवी शॉपिंग चैनल पर लॉन्च करेगी और चाहती है कि नाजोंग गेस्ट के तौर पर प्रोग्राम में आए। विडंबना ये थी कि जिस शॉपिंग चैनल से कंपनी टाई अप करना चाहती थी वो था स्वीट शॉपिंग, वही जगह जहाँ से नाजोंग को हाल ही में निकाला गया था।
था। नाजंग दुविधा में पड़ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे पुराने पेशे में वापस जाना चाहिए या नहीं। इस बार उसका पति पूरी तरह उसका साथ देता है। वो कहता है, ये मौका तुम्हारे वीडियो चैनल को प्रमोट करने का भी है और खुद को साबित करने का भी। उसे पूरा भरोसा है कि नाजंग में इतनी काबिलियत है कि वो इस प्रोग्राम को कभी खराब नहीं करेगी। पति के भरोसे और हौसले के साथ नाजंग स्वीट शॉपिंग में गेस्ट बनकर लौटती है। टीवी पर उसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन बिल्कुल परफेक्ट होता है। प्रोग्राम शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि सारी सेफ्टी सीट सोल्ड आउट हो जाती है। सेल्स सीधे टॉप लिस्ट पर पहुंच जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वही सीनियर डायरेक्टर जिसने कभी नाजंग को हल्के में लिया था, खुद आकर उससे माफी मांगता है। वो उसे फुल टाइम एम्प्लॉई बनकर कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है, लेकिन इस बार नाजंग मना कर देती है। अब उसे कंपनी में होस्ट बनने से ज्यादा अपना खुद का रास्ता ज्यादा सही लगने लगा था। उधर ली री ने सांग्यू से शादी करने का फैसला कर लिया था। वो वेडिंग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और ज्वांग को भी किसी से मिलवाने की प्लानिंग कर रही थी। तभी वो अनजाने में ज्वांग को फोन पर अपने डिवोर्स्ड हस्बैंड से प्यार से बात करते सुन लेती है। तभी उसे पता चलता है कि ज्वांग और उसका एक्स हस्बैंड फिर से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। ज्वांग खुलकर बताती है अब उनके बीच कोई बोझ, कोई गलतफहमी नहीं बची है। उनकी मैरिड लाइफ पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। हाल ही में उसका हस्बैंड उसे पहले की तरह केयर करने लगा है। एक दिन ज्वांग को पेट में हल्की तकलीफ होती है। वो ब्लोटिंग समझकर डाइजेस्टिव मेडिसिन लाने को कहती है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी टेस्ट पर 2 लाइंस देखकर पति पत्नी दोनों भावुक हो जाते हैं। समय बीतता है। 1 साल बाद ली री एडिटर इन चीफ बन चुकी है और सांग्यू के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। ख्वांग एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी है और उसका रिश्ता अब पूरी तरह हील हो चुका है। नाजंग अपनी खुद की छोटी कंपनी खोल चुकी है। मिसुक और उसकी पड़ोसन अब उसके एम्प्लॉइज हैं। फुर्सत मिलने पर तीनों महिलाएं आज भी वैसे ही मिलती हैं। काम, जिंदगी, छोटी छोटी बातों पर खूब बातें करती हैं जैसे पहले करती थी। जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन जब साथ में अपने लोग हों तो सबसे कठिन वक्त भी आसान लगने लगता है। आज नाजंग के बर्थडे पर उसका पति उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। नाजंग रिंग पहनकर एक विश मांगती है कि उन तीनों की जिंदगी हमेशा ऐसी ही खुशहाल रहे। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।